उठिए सर। ये आवाज जैसे ही शौर्य के कानों में पड़ी वो घबराते हुए उठ जाता है। सामने का दृश्य देख के और शॉक्ड रह जाता है। कहा घर नहीं जाना क्या? रात के 10 बज गए हैं। हाँ जाता हूँ, तुम जाओ। शौर्य के ऐसा कहते ही वो ऑफिस बॉय वहाँ से चला जाता है। वो एक लंबी सांस लेता है और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ओह गॉड, तो मैं कोई बुरा सपना देख रहा था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। शौर्य ने जैसे ही ऐसा कहा तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। शौर्य के सामने फिर से वो सारा सीन एक बार आंखों के सामने घूम जाता है। शौर्य खुद से बोला, रात के भला इस वक्त मुझे कौन कॉल कर सकता है? कहते कहते शौर्य रुक गया। उसने फिर स्क्रीन पर देखा तो नैना की कॉल आ रही थी। उसने झट से उसकी कॉल को रिजेक्ट किया, फिर मोबाइल अपनी जेब में रखा और ऑफिस से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। 2 हफ्तों के बाद अलविना पागल खाने में पागलों के बीच रहने को मजबूर थी। अलविना की आंखों में अब वो चमक नहीं थी, सिर्फ एक सहमी हुई टूटी निगाहें थी जो हर पल नए खतरे को तलाशती रहती थी। वो कोने में सिमट कर बैठी थी, अपने घुटनों में सिर छिपाए हुए, हाथों से कान बंद किए हुए। यहाँ हर चीख उसके दिमाग में गूंजती थी और हंसी उसे डराती थी। हर आवाज उसे लगती थी कि अब उसका वक्त आ गया है। अलविना कोने में दुबक कर बैठी हुई थी क्योंकि सारे पागल आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। अलविना का बदन डर के मारे कपकपा रहा था, पर उसके पास अपने बचाव का और कोई रास्ता नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक मरीज ने लोहे की कुर्सी उठाई और दूसरे पर दे मारी। वो बच गया, लेकिन वो कुर्सी सीधी अलविना के सिर पर आ लगी। आह! उसकी चीख से पूरा वार्ड थम गया। सभी पागल आंखें फाड़े उसे घूरने लगे। अलविना की चीख सुनकर सारे पागल 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं और अलविना की तरफ देखने लगते हैं। अलविना के सिर से हल्का हल्का खून निकल रहा था। सभी पागल उसे देखकर एक साथ हंसने लगते हैं। फिर अचानक वो सारे पागल दौड़कर अलविना के पास जाते हैं और उसके पैरों को पकड़कर घसीटने लगते हैं। अलविना घबराती हुई बोली, अरे ये क्या कर रहे? अरे रे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, तुम लोग मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? वो सारे पागल अलविना के साथ खेल रहे थे, मानो जैसे वो कोई खिलौना हो। अलविना रोज रोज के इस आदत से अब परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो पागल थे कि उसको छोड़ ही नहीं रहे थे। तभी अचानक डॉक्टर के आते ही सभी अलविना को छोड़ के भाग जाते हैं। डॉक्टर देखता है कि अलविना को इस बार हल्की फुल्की सी ही चोट लगी थी, लेकिन ज्यादा देर तक घसीटे जाने की वजह से वो जमीन पर पड़ी करहा रही है। डॉक्टर वार्ड बॉय को उठाने को कहता है। पिछले 2 हफ्तों में आज चौथी बार है जो इसे चोट लगी है। ऐसे तो ये लोग इसे जान से ही मार डालेंगे। इसको स्पेशल रूम में ले जाओ, लगता है अब इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही होगा। थोड़ी देर बाद एक कमरे से किसी की घुटी हुई लेकिन दबी हुई आवाज आ रही थी। उसी कमरे में अलविना को बेड से जंजीरों में कसकर बांध दिया गया था। मुंह में मोटा कपड़ा ठूसा हुआ था। उसके माथे पर लगे इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई मशीनें चीख चीख कर चल रही थी। अलविना के पास कुछ नर्स, वार्ड बॉय और एक डॉक्टर था। अलविना दर्द से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा उसे चिल्लाने भी नहीं दे रहा था। अलविना को जबरदस्ती उस बिस्तर पर बांधकर रख दिया जाता है और उसके माथे पर एक पट्टी लगा दी जाती है जिसमें कुछ वायर कनेक्ट थे। अलविना छटपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। जल्दी से इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो। डॉक्टर की आवाज किसी शैतानी हुक्म की तरह गूंजी। वो नर्स अपना सर हिलाती है और मशीनों में कुछ छेड़छाड़ करने लगती है। इस बार जब अलविना को बिजली का झटका दिया जाता है तो वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। नाक से खून की धारा बहने की अलविना का पूरा बदन तड़प उठा, पर डॉक्टर और नर्सों के चेहरे पर खुशी थी, जैसे कोई प्रयोग सफल हो रहा हो। झटका झटका झटका! अलविना की आंखें पलटने लगी। अलविना को इतना तेज झटका लगता है कि वो धीरे धीरे बेहोशी की हालत में चली जाती है। उसकी आंखें बंद थी और उसे अपनी आंखों के सामने बहुत खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। एक खूबसूरत पार्क, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, पंछी चहचहा रहे थे। अलविना सफेद और लंबी सी प्रिंसेस वाली ड्रेस में वहां पर खड़ी थी और थोड़ी ही दूर पर शौर्य सफेद कुर्ते में खड़ा मुस्कुरा रहा था। शौर्य! अलविना दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। आई लव यू शौर्य! शौर्य ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अलविना को अपनी बाहों में गोल गोल घुमाने लगा। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच! तभी अचानक शौर्य के चेहरे पर खूनी नफरत उभर आई और वो गुस्से में बोला, बट आई हेट यू! ये कहते ही शौर्य एक खंजर अलविना के सीने से आर पार कर देता है। आह! शौर्य! मुझसे इतना बड़ा धोखा! क्यों? आखिर क्यों किया तुमने शौर्य ऐसा? अचानक झटके से अलविना की आंखें खुली तो देखा कि वो एक अलग जगह पर थी। उसकी रूममेट उसे घूर रही थी। अलविना, तुम ठीक हो ना? अलविना के होंठ कांपे और डरती हुई वो बोली, मैं यहाँ? इसका मतलब वो सब? अलविना अपनी चारों तरफ देखती है। वो अब उस कमरे में उन मशीनों के बीच नहीं थी, बल्कि अपने कमरे में अपने बिस्तर पर थी। शरीर अभी भी इलेक्ट्रोड शॉक्स के दर्द में कांप रहा था। अलविना के साथ जो लड़की रूममेट थी उसका नाम था जोया। जोया उसके बगल में बैठी उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी। जोया ने अलविना से कहा, वो लोग तुम्हें 2 घंटे पहले बेहोशी की हालत में यहाँ छोड़कर गए थे। इस बार क्या किया है उन लोगों ने तुम्हारे साथ? अलविना दर्द से कराहते हुए जैसे तैसे करके बिस्तर से उठने लगती है तो जोया भी उसकी उठकर बैठने में मदद करती है। अलविना जोया से बहुत दुखी और दर्द भरी आवाज में बोली, वही जो हमेशा करते हैं। जोया चुपचाप अलविना की तरफ देखती है। अलविना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जोया अलविना से बोली, मैंने देखा है कि वो लोग तुम्हें बाकी मरीजों से अलग तरह से टारगेट कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैं तुम्हें रास्ता बता सकती हूँ। अलविना जोया की तरफ आश्चर्य से देखती है और बोलती है, अगर तुम्हें यहाँ से भागने का रास्ता पता है तो तुम यहाँ क्यों हो? ये सुनकर जोया का चेहरा उतर जाता है। वो अलविना के बगल में बैठते हुए थोड़ी उदासी भरी आवाज में बोली, और भागकर जाऊंगी कहाँ? बाहर की दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ दरिंदे भी तो भरे पड़े हैं। कहीं किसी ने मुझे दबोच लिया तो सीधा कोठे पर जाकर छोड़ेगा। जोया की बात सुनकर अलविना एग्री करती है। बाहर की दुनिया वाकई में बहुत खतरनाक है। लोगों के चेहरे पर हजारों मुखौटे हैं। आखिर ये कैसे भूल सकती है वो कि यहाँ पर कैसे पहुंची, अपनी ही बहन और अपनी ही प्यार से धोखा खाकर। उन्होंने ही तो यहाँ पर धकेला है उसे। अलविना जोया से बोली, क्या बाहर तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं इसके पास तुम रह सको? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा परिवार, या कोई नहीं है बाहर? अलविना की बात सुनकर जोया के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आ जाती है। वो बोलती है, वैसे तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताती, पर पता नहीं क्यों तुम्हें बताने का मन करता है। जोया अलविना की आंखों में देखते हुए बोली, पता है मैं पागल नहीं हूँ, बस पागल होने का नाटक कर रही हूँ। जोया की बात सुनकर अलविना चौंक जाती है। वो कहती है, क्या तुम पागल होने का नाटक कर रही हो? लेकिन क्यों? जोया ने मायूस होते हुए कहा, मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरी दुनिया खत्म हो गई।
हम तीनों, माँ, पापा और मैं, एक छोटे से घर में रहते थे। पापा वो इंसान नहीं, एक राक्षस था। शराब उसकी रगों में बहती थी और माँ की चीखें हमारे घर की दीवारों से टकराती थी। जोया की आवाज़ कांप उठी। उसने अपनी बाहों को और जोर से सिकोड़ लिया, जैसे खुद को सांत्वना दे रही हो। जोया ने आगे कहा, वो रात पापा के कुछ शराबी दोस्त आए। उनकी गंदी नजरें मेरी माँ पर थी। माँ बहुत सुंदर थी, शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अलविना ने देखा कि जोया के नाखून उसकी अपनी हथेली में घुस रहे थे, लेकिन वो दर्द महसूस नहीं कर रही थी। जोया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उन्होंने पापा को पैसे का लालच दिया माँ के बदले में, और मेरा काय पिता वो मान गया। माँ ने विरोध किया, लड़ी। तब पापा ने कांच की बोतल उठाई और माँ के सिर पर तब तक मारते रहे जब तक उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। मैं कोने में छुपी देख रही थी, माँ की लाश के पास खड़े उस शैतान को देख रही थी। तभी मैंने रसोई से चाकू उठाया और अपने उस शैतान बाप के सीने से आर पार कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया ने अपने हाथों को देखा, जिस पर अब कोई खून नहीं था, पर जो उसकी नजरों में हमेशा लाल रहेंगे। जोया बोली, पुलिस ने मुझे पास उठा गृह भेजा, लेकिन वहाँ का वॉचमैन वो वहशी दरिंदा निकला। उसने मुझे रोज रात अपना शिकार बनाया। मैं चीखती रही, पर किसी ने नहीं सुना। जब दर्द असहनीय हो गया तो मैंने उसका भी सिर फोड़ दिया, एक बड़े से पत्थर से। जोया ने अलविना की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। जोया बोली, मैंने पागल होने का नाटक किया। असल में शायद मैं सच में पागल हो चुकी हूँ। अब यही मेरा घर है अलविना। बाहर की दुनिया में तो और भी ज्यादा दरिंदे हैं, और मैं अब और नहीं लड़ सकती। अलविना ने देखा कि जोया के होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी, एक ऐसी औरत की मुस्कान जिसकी सारी लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी थी। जोया की कहानी सुनकर अलविना की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। दोनों औरतों के हाथ एक दूसरे को सहारा देते हुए कांप रहे थे। अलविना ने उसका सपोर्ट करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती शायद वही करती। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। सिर्फ दीवार पर टिक टिक करती घड़ी की आवाज गूंज रही थी। तभी जोया ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो पागल लगती ही नहीं। अलविना का चेहरा एक पल के लिए गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों के सामने शौर्य का धोखा, नैना की शातिर मुस्कान और उस पल की याद ताज़ा हो गई जब उसे जबरन इस नर्क में ठूस दिया गया था। अलविना ने मायूसी से कहा, मैं भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने की कीमत आज तक चुका रही हूँ। अलविना ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो सालों तक नहीं भरने वाला था। तभी दरवाजे का कुंडा खटखटाया गया। एक वार्ड बॉय ने अंदर झांका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, चलो कोई तुम्हें मिलने आया है। उसने अलविना से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। अलविना की सांसें तेज हो गई। कौन? यहाँ उसे मिलने कौन आ सकता था? क्या शौर्य? मीटिंग रूम का दरवाजा खुला तो अलविना का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। सामने नैना थी। उसके सिर पर अभी भी वही पट्टी बंधी थी, लेकिन चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान जो अलविना के सपनों में भी खतरनाक बनकर आती थी। तुम्हारी हालत देखकर दिल दुखा अलविना, नैना ने मीठी आवाज में कहा, जैसे कोई पुरानी दोस्त मिल रही हो। अलविना के हाथ से पानी का ग्लास छूटकर फर्श पर गिरा। शीशे के टुकड़े चारों ओर बिखर गए, जैसे उसकी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़े हों। क्या नैना का यहाँ आना अलविना के लिए नई मुसीबत लेकर आया है? क्या जोया वाकई अलविना की हेल्प करने वाली है, या उसके पास कोई छिपा एजेंडा है? शौर्य ने अलविना को इस पागल खाने में क्यों भिजवाया? क्या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। कमरे में हल्की धुंधली रोशनी, दीवारों पर पड़ी दरारें और फर्श पर जमी धूल बता रही थी वो जगह बहुत समय से इस्तेमाल में नहीं थी। एक मजबूत लोहे की टेबल के दोनों तरफ 2 कुर्सियां रखी हुई थी। अलविना, जिसकी कलाइयों पर हथकड़ियां हैं, उसे एक सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पर बैठाकर जंजीर से बांध देता है। वो सिर झुकाए बिना किसी भाव के बैठी है। सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, देखो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और टाइम 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। अलविना कोई रिएक्शन नहीं देती। सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकल जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हेलो स्टेप सिस्टर, कैसी हो तुम? एक लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं हम लोग। नैना ने अलविना को ये कहते हुए चिढ़ाने की कोशिश की। अलविना बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो जिसका इंतजार कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि नैना होगी, तो यहाँ मीटिंग रूम तक आने की कोशिश भी नहीं करती। अलविना झट से अपनी कुर्सी से खड़ी होकर बोली, तुम और यहाँ अब क्या लेने आई हो? नैना बोली, लगता है मेरे यहाँ आने से तुम्हें कुछ खुशी नहीं हुई। नैना हल्का सा हंसती है, मगर आंखों में जहर भरा हुआ था। फाइल को मेज पर रख देती है। अलविना की मुट्ठियां भिज जाती हैं, हथकड़ियां खनकती हैं। नैना उसकी बेबसी देखकर मुस्कुराती है। अलविना को इतना बेबस और लाचार देखकर नैना को बड़ा मजा आ रहा था। अलविना गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तुम दोनों को जो चाहिए था वो तो मिल चुका है ना, फिर यहाँ आने का क्या मतलब है? क्या मेरी बेबसी देखने आई हो या मेरी हालत पर हंसने? अलविना के गुस्से भरे अल्फाज सुनकर नैना बोली, ओहो अलवी, तुम भी ना, इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, सब कुछ खो दिया तुमने, आज यहाँ पागल खाने में पड़ी हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर ये गुरूर, ये एटीट्यूड कम नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि अब तक तुम टूट कर बिखर चुकी होगी। अलविना नैना की आंखों में आंखें डालकर बहुत कठोर आवाज में बोली, इतना आसान नहीं है। फिलहाल ये बताओ कि यहाँ क्या करने आई हो? जो बकने आई हो बको, और अगर यही बकवास करने आई हो तो मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अलविना की आंखों में ये गुरूर, ये एटीट्यूड देखकर नैना को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो चाहे अलविना से कितनी भी नफरत करती हो, उसे कितना भी नीचा दिखा ले, लेकिन अलविना की आंखों की ये आंख, उसका ये बिंदास एटीट्यूड कहीं ना कहीं नैना को डरा देता था। उसे अलविना से बहुत जलन भी होती थी जब शौर्य उसके इस एटीट्यूड से इंप्रेस हो गया था और ना चाहकर भी उसके इस रवैये की तारीफ कर देता था। अलविना का ये बिंदास अंदाज उसे बार बार चुभता है। वो तेजी से उठती है और अलविना के बेहद करीब आ जाती है और पास आकर कहती है, आंखें नीचे करो। अलविना नहीं झुकती, बल्कि और तीखी नजरों से उसे देखती है। नैना का खून खौल उठता है। नैना गुस्से से कांपती आवाज में बोली, तुम्हारी यही हिम्मत मुझे बर्दाश्त नहीं है, तुम हार चुकी हो अलविना पूरी तरह से। और फिर नैना ने जोर से अलविना के गाल पर चांटा मार दिया। अलविना का सिर एक तरफ झटका खाता है, लेकिन वो चुपचाप सह लेती है। नैना उसके बाल पकड़कर जोर से मेज पर पटक देती है। अलविना के होठों से हल्का सा खून निकलने लगता है। अलविना बोली, तुम्हें लगता है ये थप्पड़, ये बाल खींचना, ये सब मुझे तोड़ देगा? नैना, तुम अभी भी मुझे नहीं जानती। अलविना वहाँ थोड़ी दूर पर ही सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा देखती है।
वो ये सब कुछ देखने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर रहा था, तो अलविना समझ जाती है कि ये सब नैना के खरीदे हुए हैं। तब तक वहाँ वो डॉक्टर भी आ जाता है जो पिछले कई दिनों से अलविना को टॉर्चर कर रहा था। कमरे में वही तनाव भरी हवा, अलविना के चेहरे पर नैना के थप्पड़ का निशान अब भी दिख रहा था। फोटो के कोनों से खून की एक बूंद टपक रही थी। अलविना ने अपनी नजरें डॉक्टर पर टिका दी थी जो कोने में खड़ा चुपचाप सब देख रहा था। नैना ने उसकी नजरों का पीछा किया और एक शैतानी सी हंसी हंसते हुए बोली, उसे क्या देख रही हो, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। ये सब मेरे आदमी है, और वो लोग जो तुम्हें इस मेंटल असाइलम में बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, है ना, उन्हें भी मैंने अरेंज किया है। ये सुनते ही अलविना की भौहें तन जाती हैं। नैना धीरे से आगे झुकती है जैसे कोई राज बता रही हो। नैना ने टॉन्ट मारते हुए कहा, पता है किसके कहने पर? मेरे होने वाले हस्बैंड शौर्य सिंह ओबरॉय के कहने पर। शौर्य का नाम सुनते ही अलविना के सीने में एक तीखा दर्द उठता है। वो सांस रोक लेती है मानो कोई छुरा उसके दिल में उतर गया हो। उसे नैना की बात पर विश्वास करने में एक सेकंड भी नहीं लगता। आखिर जिस आदमी ने उसे मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे, जिसने उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिसने उसे पागल साबित करवाकर इस नर्क में ठूस दिया था, वो ये काम भी कर सकता था। अलविना को हैरानी सिर्फ इस बात की थी कि वो शौर्य के इस चेहरे को पहले क्यों नहीं देख पाई। उन्होंने इतने साल साथ बिताए थे, फिर भी उसने कभी उसकी नीयत की भनक तक नहीं लगने दी। नैना धीरे से उठकर अलविना के पास आती है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी से पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींचती है। उसके बाद उसके कान के पास झुककर फुसफुसाती है जैसे कोई मीठा जहर घोल रही हो। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें गुड न्यूज़ देने आई हूँ। मैं और शौर्य अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। इस खबर के सुनते ही अलविना की आंखें फैल जाती हैं। फिर नैना मुस्कुराती हुई आगे बोलती है, बस शादी का इनविटेशन कार्ड देने आई थी तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम नहीं आ पाओगी, लेकिन तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कने का ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी। नैना अलविना के बालों को छोड़कर वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। दोनों अब एक दूसरे के सामने बैठी हैं जैसे कोई शतरंज का मैच चल रहा हो। नैना अपने पर्स से एक शानदार महंगे डिजाइन का शादी का कार्ड निकालती है और उसे मेज पर फेंक देती है। कार्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, नैना मेहरा और शौर्य सिंह ओबरॉय की शादी, तारीख आज से ठीक 1 हफ्ते बाद। अलविना उस कार्ड को देखती है, उसकी उंगलियां कांप रही हैं। नैना गर्व से सीना तान कर बोलती है, फाइनली आज से 1 हफ्ते बाद मैं बनूंगी मिसेस शौर्य सिंह ओबरॉय। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। अलविना की सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग है। वो धीरे से कार्ड को उठाती है, उसे देखती है और फिर अचानक वो जोर से हंसने लगती है, एक ठंडी बेखौफ हंसी। नैना हैरान हो जाती है। नैना गुस्से से बोलती है, क्यों हंस रही हो? तू सच में पागल है या हमारी शादी की खबर सुनकर तू अब पागल हो गई है? अलविना हंसते हुए बोली, तुम्हें लगता है ये कार्ड मुझे तोड़ देगा? नैना तुम अभी भी मुझे अच्छे से नहीं जान पाई। अलविना के सरकाज़्म से नैना का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में खड़ी हो जाती है, चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा ये घमंड मिट्टी में मिल जाएगा अलविना, तुम्हें यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलने दूंगी। अलविना हंसना बंद कर देती है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वो गंभीर होती हुई धीरे से बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन इस बात को तुम भी अच्छे से जानती हो कि शौर्य ने हमारे बाप को मारा है। नैना ने गुस्से से कहा, मेरा नहीं डियर, तुम्हारा बाप। तुम्हें तो पता है ना कि वो मेरा सिर्फ नाम का बाप था, जिसने मेरी माँ से शादी की थी। वो मेरा बायोलॉजिकल फादर नहीं है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बूढ़े के मर जाने से। मुझे तो सिर्फ इस वक्त शौर्य सिंह ओबरॉय की बीवी बनने से फर्क पड़ता है और उसकी हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन बनने से फर्क पड़ता है। अलविना नैना की तरफ बहुत खिन्न भरी नजरों से देखती है और गुस्से से बोलती है, मेरे डैड भले ही तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें भी उतना ही प्यार किया जितना मुझसे किया। आखिर कैसे तुम इतनी एहसान फरामोश और घटिया हो सकती हो? जस्ट शट योर माउथ। मैं क्या हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जिंदगी में सिर्फ पैसा चाहिए और अब शौर्य भी, और बहुत जल्द ये दोनों चीजें मेरी होने वाली हैं। एक वक्त था जब ये दोनों चीजें तुम्हारे पास थी। तुमने अपनी यहाँ तक की जिंदगी एक प्रिंसेस बनकर गुजारी थी, अब पागल खाने की एक पागल कैदी बनकर गुजारो। ये कहकर नैना वहाँ से जाने लगी। तभी कुछ कदम पीछे लौटकर आई और अलविना से फिर बोली, गुड लक। ओ सॉरी, मेरे होते हुए तुम्हारा गुड लक कैसे हो सकता है? वेरी बैड लक स्टेप सिस्टर। नैना ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो डॉक्टर भी नैना के पीछे पीछे बाहर जाता है। बाहर जाते ही नैना उस डॉक्टर को अपने पर्स से नोटों की 2 गड्डियाँ निकाल कर देते हुए बोली, कहीं भी दिन बिना दर्द के नहीं गुजरना चाहिए। इसे इतनी तकलीफ हो कि ये मौत के लिए भीख मांगे। नोटों की गड्डियाँ देखकर उस डॉक्टर की आंखों में भी चमक आ जाती है और वो फटाक से उन गड्डियों को पकड़ लेता है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अलविना धीरे धीरे पागल खाने के गलियारे से गुजर रही थी। उसके हाथ में नैना द्वारा दिया गया शादी का कार्ड कसकर भिजा हुआ है। उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी हैं। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि एक सूनापन टपक रहा है। चारों तरफ पागल खाने के मरीज चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, दीवारों से सिर पटक रहे हैं। अलविना उन सबसे अलग एक जिंदा लाश की तरह चली जा रही है। तभी अचानक एक तेज आवाज, कोई पागल उछलता हुआ अलविना के बगल से गुजरता है और उसे जोर से धक्का दे देता है। अलविना का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने ही वाली होती है। तभी एक मजबूत हाथ उसकी बाह पकड़कर उसे संभाल लेती है। अनजान औरत बोली, अरे बेटा संभल कर। अलविना ने सिर उठाया। सामने एक उम्रदराज महिला खड़ी थी जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो अलविना को सहारा देकर धीरे से बोली, यहाँ गिर जाती तो हड्डी टूट जाती। अलविना ने उसकी तरफ देखा। वो औरत साधारण नहीं लग रही थी, उसकी आंखों में गहरा राज छुपा हुआ था। अलविना ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। अलविना बोली, थैंक यू, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब। अलविना आगे बढ़ने लगी, लेकिन उस औरत की नजर जैसे ही अलविना के हाथ में पकड़े शादी के कार्ड पर गई तो उसने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। वो महिला बोली, तुम्हारी आंखों में दर्द है और हाथ में नफरत, क्या यही तुम्हारी तकलीफ का कारण है? अलविना ने उसे घूर कर देखा। क्या ये कोई जासूसी कर रही थी? क्या नैना ने उसे भी भेजा था? या फिर क्या ये औरत भी किसी की साजिश का शिकार थी? अलविना घबराई हुई बोली, लेकिन तुम कौन हो? उस औरत ने अलविना के कान में फुसफुसाया, थोड़ी देर बाद तुम मुझसे आकर सेक्टर 9 के बेसमेंट में मिलो। एक बहुत बड़ा राज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी दूर से सुरक्षा कर्मियों की चिल्लाहट सुनाई दी। तो पागल औरत फिर से भाग गई, जल्दी ढूंढो उसे। इतना कहकर वो औरत अचानक अंधेरे गलियारे में गायब हो गई, जैसे कोई भूत हो। अलविना के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सेक्टर 9 के बेसमेंट में मिलो, एक बहुत बड़ा राज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिर कौन है रहस्यमयी औरत? क्या ये शौर्य को जानती है? सेक्टर 9 के बेसमेंट में ऐसा कौन सा राज उसका इंतजार कर रहा है?
आखिर अलविना कैसे निकलेगी इस नरक से? क्या वो अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। अलविना के होश हवास कहीं खो चुके थे। उसकी आंखों में जैसे जीवन की कोई चिंगारी नहीं बची थी, सिर्फ एक सूनापन था, एक ठंडी खामोशी जो उसके टूटे हुए अस्तित्व को ढके हुए थी। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर उसका दिल तो बर्फ की तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका था। हर सांस के साथ एक नया दर्द उसकी रगों में उतर रहा था। जोया बिस्तर पर बैठी अलविना का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला और अलविना अंदर आई, जोया उछल कर उसके पास पहुंची और बोली, अलविना, कौन आया था तुमसे मिलने? पर अलविना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना किसी रिएक्शन के सीधे अपने बिस्तर पर बैठ गई। जैसे उसका शरीर तो यहाँ था, पर मन कहीं खोया हुआ था। जोया को कुछ अजीब लगा। उसने गौर से देखा, अलविना के चेहरे पर हल्की चोट के निशान थे। होठ का कोना कटा हुआ था, जहाँ से खून की एक बूंद अब भी टपक रही थी। और फिर उसके हाथ में वो कार्ड, एक शानदार सजा हुआ इनविटेशन कार्ड। जोया ने धीरे से उसे उसके हाथ से लिया और खोला और बोली, शादी का कार्ड? उसकी आंखें इनविटेशन पर लिखे नामों पर ठहर गई। वर शौर्य सिंह ओबरॉय, वधु नैना श्रीवास्तव। जोया ने अलविना की ओर देखा। उसकी आंखों में छुपा दर्द, उसका सूनापन, उसकी टूटी हुई सांसें, सब कुछ अब साफ था। बिना कुछ कहे जोया अलविना के बगल में बैठ गई और उसे जोर से गले लगा लिया। अलविना ने जैसे सारा दबाव छोड़ दिया। वो जोया की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। उसका सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारी बेबसी आंसुओं में बह निकली। जोया ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, रिलैक्स अलविना, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे लोगों के साथ भगवान भी कब तक बुरा करेगा? एक ना एक दिन उसे भी तरस आएगा ही। थोड़ी देर बाद अलविना का रोना कम हुआ। जोया ने हिम्मत करके पूछा, अगर बुरा न मानो तो वो कौन है जिसने तुम्हारी जिंदगी को इतना बर्बाद कर दिया? अलविना ने कुछ देर खामोश रहकर कार्ड को फिर से देखा। उसकी उंगलियां उस कार्ड के नामों पर रुक गई और बोली, शौर्य और नैना, ये दोनों मेरी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। और फिर अलविना ने सब कुछ बता दिया। कैसे उसने शौर्य से प्यार किया था, कैसे उसने उसे धोखा दिया, कैसे उसकी ही सौतेली बहन नैना ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। और अब वे दोनों शादी करने जा रहे थे, जबकि वो यहाँ इस मानसिक अस्पताल के अंधेरों में सड़ रही थी। जोया की आंखों में भी आंसू आ गए। वो एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगा था कि मेरी किस्मत ही सबसे खराब है, पर तुम तो मुझसे भी ज्यादा टूटी हुई हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी ही बहन ने डॉक्टरों को पैसे दिए हैं ताकि वो तुम्हें तब तक टॉर्चर करते रहे जब तक तुम यहाँ दम ना तोड़ दो। अलविना ने थकी हुई आवाज में कहा, तो अब यहाँ से मेरी लाश ही निकलेगी। जोया ने चौंकते हुए कहा, नहीं, तुम चाहो तो यहाँ से जिंदा निकल सकती हो। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं इस जगह से बाहर निकलने का एक रास्ता जानती हूँ, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। अलविना ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ चमक लौटी थी, उम्मीद की एक किरण। अलविना ने अपने आंसुओं को पोंछा, पर उसकी आंखें अब भी नम थी। वो धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना। ये जिंदगी मुझ पर बोझ बन चुकी है। अगर वो इंसान मुझे मरा हुआ देखना चाहता है तो क्यों ना मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूं, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। मैं बस एक जिंदा लाश हूँ, अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। काश काश ये तकलीफ जल्द खत्म हो जाए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जोया हैरान होकर उसकी ओर देखती रही, फिर उसने अलविना के कंधों को थामते हुए कहा, अलविना, ये क्या बोल रही हो तुम? प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, उनसे बदला लेना चाहिए। उन लोगों ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दिया। तुम क्या ऐसे ही जाने दोगी? लड़ोगी नहीं अपने हक के लिए? अपने साथ हुए अन्याय का बदला लोगी नहीं? अलविना ने बिस्तर पर बेसुध होकर लेटते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लड़ना, मैं नहीं कर सकती। मुझे बस मुक्ति चाहिए, इस दर्द से आज़ादी चाहिए, और वो सिर्फ मौत ही दे सकती है। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और आंसू उसके गालों से लुढ़क कर तकिए पर गिर गए। जोया का दिल भर आया। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। क्या अलविना वाकई अपनी जिंदगी को इस तरह खत्म कर देगी? क्या उसने अपनी तकदीर को स्वीकार कर लिया था? अब इस बात की सच्चाई तो आने वाला वक्त ही दे सकता था। तभी अलविना को उस रहस्यमयी औरत का ध्यान आया और उसके शब्द उसके कानों में गूंज गए, थोड़ी देर बाद तुम मुझसे आकर सेक्टर 9 के बेसमेंट में मिलो, एक बहुत बड़ा राज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अलविना एक झटके से खड़ी हुई। उसने देखा कि जोया नींद के आगोश में समा चुकी है। उसके कदम आगे अपने आप ही सेक्टर 9 की तरफ बढ़ चले। अलविना आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, आ नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। आवाज दबी हुई थी, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती चुप करा दिया हो। अलविना के कदम रुक गए। वो धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। वो आवाज एक कोने से आ रही थी, एक सुनसान अंधेरे वाला कोना जहाँ कोई नहीं जाता था। अलविना ने दबे पांव दीवार के पीछे झांका और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गई। वहाँ 3 आदमी एक जवान लड़की को घेर कर खड़े थे। लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसके मुंह पर एक आदमी ने जोर से हाथ रखा हुआ था ताकि वो चिल्ला ना सके। उसके बदन पर चोट के निशान साफ साफ ये बता रहे थे कि ये तीनों उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अलविना की नजर उन तीनों में से एक के चेहरे पर जाके ठहर गई और चौंकती हुई बोली, अरे ये तो वही इंसान है ना जो सबको खाना देने का काम करता है, और बाकी के दोनों जरूर उसके साथी ही होंगे। अलविना का ये सीन देख के रोम रोम सिहर उठा और वो इस बार फिर से बोली, हे भगवान, ये लोग कितने बड़े दरिंदे हैं। दिन में यही लोग मरीजों को खाना देकर पेट की भूख मिटाते हैं और रात होते ही जिस्म की भूख मिटाने पर उतारू हैं। अलविना को इन लोगों को देखकर खून खौल उठा और वो जोर से चिल्लाई, कमीनों, छोड़ दो उसे, वरना अच्छा नहीं होगा। अचानक अलविना की तेज आवाज सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। उन लोगों की नजर जैसे ही अलविना पर पड़ी तो वे तीनों एक पल के लिए चौंक जाते हैं। उन्हें इस तरह डरता देख अलविना बोली, तुम लोग कितने नीच हो, शर्म नहीं आती किसी बेबस लड़की की लाचारी का फायदा उठाते हुए? तुम्हारी माँ बहनों को पता होता तो क्या वो तुम्हारे मुंह पर थूकती नहीं? अलविना की बात सुनकर वो तीनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनमें से एक ने वहीं से कहा, और लड़की चुपचाप निकल यहाँ से, वरना तेरी भी यही हालत कर देंगे, समझी? और अलविना पीछे हटने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में एक नया जोश था, एक नया संकल्प था। वो फिर बोली, मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूँ।
ये बात सुनते ही उन तीनों का खून खौल गया और फिर उनमें से एक अलविना के थोड़े करीब आया। फिर अलविना को बड़े ध्यान से नीचे से ऊपर निहारने लगा, जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसकी दाढ़ी मैली और बिखरी हुई थी। अपनी उंगलियों से दाढ़ी को मसलते हुए बोला, अरे ये तो वही लड़की है जिस पर हम कब से नजर गड़ाए बैठे थे, मगर ये कभी हमारे हाथ नहीं आई, आज खुद ही हमारे चंगुल में फंस गई। उसका एक साथी गंदी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ यार, वो पागल लड़की तो अब बोरिंग हो चुकी है, इसमें तो बहुत हिम्मत लग रही है, इसका गुरु तोड़ने में मजा आएगा। ये सुनते ही अलविना के रोंगटे खड़े हो गए। वे तीनों अलविना की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख अचानक से अलविना टेढ़ी से चोटी तक कांप जाती है। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। अलविना ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। अलविना अंदर से डर गई थी, लेकिन फिर भी बाहर से हिम्मत दिखा रही थी। जिस लड़की के साथ जबरदस्ती हो रही थी, वो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग चुकी थी। उनमें से एक ने अलविना का मजाक बनाते हुए कहा, ओहो देखो तो, ये बिल्ली नखरे दिखा रही है। अलविना ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने उसके बालों को जोर से पकड़ लिया और अलविना दर्द से चीख पड़ी, छोड़ो मुझे, हट जाओ, मैं तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी, तुम सब वहशी जानवर हो। अलविना की चीखें बेकार थी। वे उसे कोने की तरफ घसीटते हुए ले गए, जहाँ कोई नहीं सुन सकता था। दो ने मिलकर उसको जकड़ लिया था, तो तीसरे ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, सुनो, अगर चुपचाप रहोगी तो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, नहीं तो हम अपना काम करके तुझे तुरंत लाश में बदल देंगे। वे तीन हट्टे कट्टे मुस्टंडे और अलविना एक अकेली कमजोर सी लड़की उनका सामना नहीं कर पा रही थी। अलविना की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखों में आंसू थे, माथे पर पसीना और दिल धड़क रहा था जैसे किसी पिंजरे में फंसी चिड़िया का। वो जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अलविना उनको अपनी बातों की जाल में फंसाने की कोशिश करती हुई बोली, देखो, तुम लोग ये मत सोचो कि मेरे साथ कुछ गलत करके इतनी आसानी से बच जाओगे। जब मेरी लाश मिलेगी तो फिर तुम सब पकड़ में आ जाओगे। ये सुन के उनमें से एक बोला, और तुझे क्या लगता है कि तुझे मारने के बाद हम तेरी लाश को ठिकाने नहीं लगा पाएंगे? उसकी बात को सपोर्ट करते हुए दूसरा बोला, तू जब से इस असाइलम में आई है तब से मेरी नजर तुझ पर थी, हाँ देख, खुद भगवान ने तुझे आज मेरी झोली में डाल फेंका है। अलविना को अब अपना आने वाला भविष्य दिख रहा था। वो अच्छी तरीके से समझ गई थी कि ये दरिंदे अपना काम निकालने के बाद जिंदा नहीं छोड़ने वाले। डर और घबराहट के मारे उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो कांपती हुई आवाज में बोली, देखो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये सुनते ही दूसरे आदमी ने अलविना के हाथ को जकड़ते हुए कहा, देख लड़की, हमें जो चाहिए उससे चुपचाप हासिल करने दो, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि हम तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने देंगे। उसका इतना कहना ही था कि तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। अलविना ने आंखें खोली तो देखा ये वही आदमी था जो उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। अब वो जमीन पर लुढ़क रहा था और उसके सिर से खून की धारा फूट पड़ी थी। वो अपनी टूटी खोपड़ी पकड़े किसी सिर कटे सांप की तरह छटपटा रहा था। आखिर कौन था जिसने की ये हिम्मत? क्या अलविना ने इसकी पहले से की थी प्लानिंग? अब ऐसा क्या करने वाली थी अलविना जिसे जानते ही वो गुंडे उसके पैर में पकड़कर माफी मांगने वाले हैं? जाने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अलविना ने आंखें खोली तो ये देखकर चौंक गई कि जो आदमी जमीन पर करा रहा था उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था जिससे उसने उस आदमी के सिर पर जोरदार वार किया था। वो अभी भी दर्द से बिलबिला रहा था, मेरा सिर। अलविना को पकड़े हुए बाकी के दोनों आदमियों की आंखों में गुस्सा भर आया और दोनों एक साथ चीख पड़े, ये अब कौन आ गई बीच में? ये कहते ही वे उस औरत की तरफ लपके। अलविना ने उस औरत को पहचानने की कोशिश की। वो भी इसी पागल खाने की मरीज थी। उसके शरीर पर जले हुए भयानक निशान थे जो उसके फेस पर काले लाल धब्बों की तरह फैले हुए थे। अलविना ने उसे पहचानते हुए कहा, तुम वही हो ना जिसने मुझे गिरने से बचाया था? इससे पहले कि वो औरत अलविना को जवाब दे पाती, उन गुंडों को मौका मिल गया और उनमें से एक ने डंडे को पकड़कर झटके से छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने उस औरत के बालों को जोर से पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिसे देख अलविना जोर से चिल्लाई, नहीं, छोड़ो उसे। उसकी नजर इधर उधर भटकी, कुछ ढूंढ रही थी जिससे वो उस औरत की मदद कर सके। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे चाकू पर पड़ी जो उस घायल आदमी की जेब से गिर गया था। अलविना ने जैसे ही झटके से उस चाकू को पकड़ा तभी उस घायल आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, वाह क्या बात है, बड़ी फुर्तीली समझती है तू खुद को। तुमने छोटे मुझे। ये कहती हुई अलविना ने पूरी ताकत से उस चाकू को उठाने की कोशिश की। अलविना को लगता है कि आदमी उसका हाथ नहीं छोड़ने वाला, तो चाकू से उस आदमी के हाथ पर हमला कर देती है जिससे उसका हाथ जरा सा कट जाता है और वो दर्द के मारे फिर से चीख पड़ता है, मार डाला रे इस लड़की ने तो। उस आदमी की पकड़ से अलविना का हाथ छूट जाता है। वो देखती है कि दो लोग उस औरत को मार पीट रहे थे। अलविना चाकू लेकर उनके पास जाती है और चाकू हवा में लहराते हुए गुर्राती है, दूर हट जाओ वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो लोग एकदम अलर्ट होकर पीछे हो जाते हैं। उनकी आंखों में अब डर था। उनमें से एक फुसफुसाया, ये पागल लड़की सच में कुछ भी कर सकती है। उसकी बात सुनते ही दूसरे ने गुस्से से डराते हुए कहा, ए पागल लड़की, अगर अपनी सलामती चाहती है तो चुपचाप चाकू रख दे, हमें पता है कि तू कुछ नहीं कर सकती। अलविना ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, अगर इतना यकीन है तो आकर छीन लो, लेकिन याद रखना मैं पागल हूँ, अगर तुम मर गए तो मुझे कुछ नहीं होगा। वो औरत घबराई हुई सी अलविना के पीछे खड़ी थी और अलविना बिल्कुल उसके आगे एक प्रोटेक्टर की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उसकी बात सुनकर वे सभी इस बार हिचकिचा गए थे। अलविना ने उस औरत को संभाला और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वे दोनों आदमी उन्हें देखते रहे लेकिन आगे नहीं बढ़े। तभी जमीन पर पड़ा तीसरा आदमी चिल्लाया, अबे मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरा खून बह रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो वरना मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। उन दोनों को फैसला करना पड़ा, या तो अलविना का पीछा करे या अपने दोस्त को बचाए। आखिरकार वे उस घायल को उठाकर ले गए। अलविना और वो रहस्यमयी औरत तेजी से भागकर वापस उस हॉल में पहुंच गई जहां बाकी मरीज थे। थैंक यू सो मच आंटी, अगर आप टाइम पर नहीं आती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, अलविना ने हाँफते हुए कहा। वो औरत चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर वो धीरे से बोली, अब तुम समझ गई होंगी, यहाँ अकेले जिंदा बचवाना मुश्किल है, लेकिन साथ में हम शायद बच सकते हैं। ये सुनते ही अलविना के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से पूछा,
लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें सेक्टर 9 में बुलाया था ना। इससे पहले अलविना तो जवाब दे पाती, उस औरत ने फिर उसकी चिंता करते हुए कहा, ये जगह बहुत खतरनाक है, हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अलविना ने एक लंबी सांस भरते हुए जवाब दिया, मैं आपके बताए हुए जगह पर ही आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक लड़की की चीख सुनी तो रुक गई। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे देखा नहीं गया और तुमने उसकी हेल्प करने का सोचा और बलि का बकरा तुम बन गई, है ना? उस औरत ने अलविना की बात बीच से ही काटते हुए कहा। अलविना ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ इन पागलों का शोर, ये चीखें दिमाग खराब कर देती हैं। कुछ और दिन यहाँ रही तो मैं सच में इन्हीं जैसी हो जाऊंगी। वो औरत अलविना को गहराई से देखते हुए बोली, तो तुम उन जैसी नहीं हो? अगर नहीं तो फिर यहाँ क्यों हो? अलविना चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, ये शायद था, पर वो उसे बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। आखिर वो जवाब देती भी तो क्या? क्यों है वो यहाँ पर और किसकी वजह से? थोड़ी देर बाद अलविना ने सवाल टालते हुए पूछा, आपको ये जलने के निशान कैसे लगे? वो औरत स्टन रह गई। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान उठा, उदासी, भ्रम, डर। कुछ पल ही अलविना को घूरती रही, मानो अपनी याददाश्त को जबरदस्ती झकझोर रही हो। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और कांपती आवाज में बोली, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे मेरा नाम तक याद नहीं। उसकी बेचैनी देखकर अलविना का दिल भर आया। वो उसे गले लगाते हुए बोली, इट्स ओके, जबरदस्ती याद करने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो औरत अलविना की बाहों में सिमट गई। उस औरत के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और दर्द दिखाई देने लगता है। अलविना ये साफ देख सकती थी कि वो औरत कितनी तकलीफ में है। अलविना ने उसकी पीठ को प्यार से सहलाया। क्षण भर को लगा जैसे उसकी गोद में उसकी अपनी माँ हो, माँ जो अब नहीं थी। उसकी आंखें नम हो गई। तभी अचानक कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उनमें से एक अलविना की तरफ देख कर कहता है, देखो वो रही, पकड़ो उसे। एक तीखी आवाज ने चुप्पी को चीर दिया। अलविना ने सिर उठाकर देखा, 3 गार्ड उनकी तरफ दौड़े आ रहे थे। उनमें से एक ने उंगली उठाकर अलविना की तरफ इशारा किया, ओए तू यहाँ क्या कर रही है? उस लड़की को चुपचाप हमारे हवाले कर। वो औरत डर से सहम गई। अलविना ने उसका हाथ थामा और खींच कर उसे पीछे खड़ा कर दिया और बोली, तुम घबराओ मत, आओ मेरे पीछे। उस औरत ने अपनी आंखों में चिंगारी लिए उन गार्ड्स को घूरा तो वे सभी माजरा समझ गए। उन गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया और उनमें से एक बोला, तूने हमारे आदमी को चाकू मारा है ना, अब तेरी खैर नहीं। अलविना की सांसें तेज हो गई। वो जानती थी कि अब वो और वो रहस्यमयी औरत दोनों खतरे में थे। अलविना जैसे ही उनको देखती है उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हॉस्पिटल के वही लोग थे जो अलविना को बहुत बुरी तरह से बिजली के झटके देकर टॉर्चर करते थे। उसकी आंखों में डर की एक नई लहर दौड़ गई। वो पलट कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो उसे जकड़ लेते हैं। अलविना चिल्लाई, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज डोंट डू दिस टू मी, लीव मी, आई सेड लीव मी। वो जितना जोर लगाकर छटपटाती वे उसे उतनी ही बेरहमी से घसीटते। 4-5 वार्ड बॉय उसे डॉक्टर के एक स्पेशल कमरे में ले जाते हैं। वही कमरा जहाँ उसे हर बार दर्द और यातना झेलनी पड़ती थी। वो रहस्यमयी औरत भी हैरानी से देखते जा रही थी। तभी जोया वहाँ पहुँचती है और देखते ही चीख पड़ती है, ओह माय गॉड अलविना, नो। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर दरवाजे तक पहुँचती है, लेकिन वो बंद हो चुका था। इस बार जोया पूरे जोर से चिल्लाती है, खोलो दरवाजा खोलो, उसे कुछ मत करो, वो बीमार है प्लीज। लेकिन जोया की चीखें बेकार जाती हैं। जोया की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे भी पता था कि अब अलविना के साथ क्या होने वाला है। और फिर अलविना की दर्दनाक चीखें सभी के कानों से जा टकराईं, प्लीज नहीं। अलविना की चीखें पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी, मानो जैसे कोई जानवर जिंदा जलाया जा रहा हो। जोया घुटनों पर गिर जाती है, उसका दिल टूट रहा होता है। वो दूसरी औरत भी धीरे से उसके पास आकर बैठती है। जोया रोते हुए फुसफुसाती है, क्या हो रहा है, वो इतना क्यों चिल्ला रही है, वो उसे मार डालेंगे, उसे बर्बाद कर देंगे। जोया का साथ देते हुए दूसरी औरत ने भी कहा, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इस हालत में नहीं है। उस औरत की बात सुनकर जोया एकदम से चौंक पड़ी। इस हालत में मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, क्या वो प्रेग्नेंट है? क्या सच में अलविना प्रेग्नेंट है? और कौन है ये रहस्यमयी औरत जिसे अलविना के बारे में इतना कुछ पता है? क्या होगा अलविना का? क्या उसकी जान ले लेंगे वे दरिंदे या शौर्य लाएगा कहानी में नया ट्विस्ट और टर्न? जाने के लिए सुने अगला एपिसोड। नैना की लग्जरी कार ओबरॉय मैंशन के विशाल गेट के सामने रुकी। उन पर अपनी माँ से बात करते हुए उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल थी। मॉम, आप कब आ रही हैं? मेरी शादी को बस कुछ ही दिन बचे हैं। क्या आप शादी वाले दिन ही आओगी? मुझे इतनी शॉपिंग करनी है, आपकी मदद की जरूरत है। फोन की दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आई, ओह माय स्वीटहार्ट, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी शादी से पहले आ जाऊंगी। अच्छा, उसका क्या हाल है? तुमने उसे ठीक से ठिकाने लगा दिया ना? नैना ने कार का दरवाजा बंद करते हुए शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो अभी बिल्कुल सही जगह पर है मॉम। चौरी के प्लान के मुताबिक उसे वहीं भेज दिया जहाँ उस गति को होना चाहिए। इस कमीनी ने हमारी जिंदगी में इतना दखल दिया था, अब वो पागलखाने में पागलों के बीच लड़ रही है। नैना की माँ प्राउडली बोली, तुम सचमुच मेरी बेटी हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नैना मुस्कुराई, थैंक्स मॉम, जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। नैना की नजरें ओबरॉय मैंशन के विशाल बंगले पर टिक गई। सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों पर पड़कर चमक रही थी, जैसे ये बंगला सोने से तराशा गया हो। उसकी आंखों में लालच और एम्बिशन की चमक थी, जैसे कोई भूखा शेर शिकार को देखकर लार टपकाता हो। यही तो वो जगह है जहाँ मेरा असली सिंहासन है, उसने मन ही मन सोचा। उसने अपनी लाल नेल पॉलिश वाली उंगलियों से गाड़ी का शीशा सहलाया और बाहर निकली। उसके हाई हील्स पथरीले रास्ते पर टिक टिक की आवाज कर रहे थे, मानो वो भी उसके आने की अनाउंसमेंट कर रहे हो। बंगले के मुख्य गेट पर लगी ओबरॉय फैमिली के एम्बलम को देखकर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई और खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, जल्द ही यहाँ मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। नैना ने एक गहरी सांस ली और इस बार घमंड से बोली, बहुत जल्द मैं इस बंगले की ऑफिशियल मालकिन बन जाऊंगी, डॉक्टर सिंह ओबरॉय की ऑफिशियल बीवी। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है और आखिरकार वो दिन आने वाला है। वो जैसे ही बंगले के अंदर दाखिल हुई तभी एक नौकर उसके पास आया और उसने पूछा, ओह हाँ मिस्टर, शौर्य कहाँ है? नौकर ने झुककर जवाब दिया, जी मैडम, सर ऑफिस गए हैं, वो अभी घर पर नहीं है। नैना ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दौड़ गई और मन मारकर बोली, चलो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी।
तभी अभय अंदर आता दिखाई दिया। फोन पर किसी से जोरदार बहस करते हुए वो नैना को देखकर अचानक कॉल काट देता है। उसकी भौहें तन गई और उसकी आंखों में सवाल था, ये यहाँ क्यों आई है। नैना ने सिर हिलाया और मुड़ने ही वाली थी कि तभी अभय अंदर आता दिखाई दिया। फोन पर बात करते हुए वो नैना को देखकर कॉल काट देता है और उससे बोला, नैना तुम यहाँ क्या कर रही हो। नैना ने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया, हो हेलो अंकल, मैं शौर्य से मिलने आई थी। अभय ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, अंकल मैं सिर्फ शौर्य का हूँ और किसी का अंकल नहीं लगता। तुम मुझे मिस्टर ओबरॉय कह सकती हो। और हाँ, शौर्य बंगले में नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है और उसके बाद सीधे ऑफिस जाएगा। अभय कभी भी नैना को पसंद नहीं कर पाया था। उसके मन में हमेशा यही ख्याल आता था कि अलविना में जो सच्चाई, मासूमियत और ईमानदारी थी वो नैना में बिल्कुल नहीं थी। अलविना एक बहुत ही प्यारी, मासूम और चंचल सी लड़की थी। उसके साथ कुछ अलग ही वाइब आती थी। नैना किसी घायल नागिन से फुफकार उठी और उसने मन ही मन कहा, ना घमंडी आदमी। अभय का रूड जवाब सुनकर नैना ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, ओके मिस्टर ओबरॉय, थैंक यू सो मच। हालांकि नैना की आंखों में चिंगारी सी छलक रही थी। जैसे ही अभय अंदर चला गया, नैना का चेहरा बदल गया। उसकी मुट्ठियां बंध गई और नाखून उसकी हथेलियों में घुस गए। वो दांत पीसते हुए बुदबुदाई, जस्ट थिंक ओबरॉय, माय फुट। आखिर समझता क्या है अपने आप को? तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारा घमंड तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हें भी सबक सिखा दूंगी। उसने एक बार फिर बंगले की ओर देखा। इस बार उसकी नजरों में सिर्फ लालच नहीं बल्कि एक कोल्ड आइडिया भी था, जो वो मन ही मन सोच रही थी कि शौर्य तो बस एक कठपुतली है और उसकी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में। जल्द ही अभय को भी पता चलेगा कि इस घर की रानी कौन है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी, लेकिन उसके मन में अब एक नई आग जल रही थी। ये बंगला, ये दौलत, ये पावर, सब कुछ मेरा होगा और जो भी रास्ते में आएगा उसे मैं रौंद कर निकल जाऊंगी। नैना ने अपनी ब्लैक सेडान कार को ओबरॉय ग्रुप के ग्लास टावर के बेसमेंट पार्किंग में जोरदार ढंग से पार्क किया, जैसे वो अपनी प्रेजेंस का एहसास सबको करवाना चाहती हो। उसने रियरव्यू मिरर में अपनी लिपस्टिक चेक की। ऑटो पर एक खतरनाक मुस्कान फैलाते हुए वो खुद से बोली, हाँ, शौर्य को समझाना है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं ही काबिल हूँ, अलविना नहीं। उसने मन ही मन में सोचा। लिफ्ट में खड़े होकर उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखा। टाइट फिटेड ब्लेजर, स्किन टाइट पैंट्स और हील्स जो उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे थे। वो चीखती हुई बोली, इस ऑफिस की लड़कियां अभी भी शौर्य को लुभा नहीं पाई, क्योंकि उनमें वो क्लास नहीं जो मुझ में है। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही उसने ऑफिस के शानदार लॉबी की तरफ कदम बढ़ाया। रिसेप्शन पर बैठी नई रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखते ही पहचान लिया। नैना शौर्य के ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर उसने पूछा, शौर्य मीटिंग खत्म करके आ गया है क्या? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से जवाब दिया, जी नहीं मैम, शौर्य सर को आने में भी टाइम लगेगा। आई हैव नो आइडिया कि कितनी देर लगेगी। नैना ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं उनके केबिन में इंतजार कर लेती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने घबरा कर कहा, सॉरी मैम, एक्चुअली सर के बिना परमिशन के कोई भी उनके केबिन में जाए ये उन्हें पसंद नहीं। ये सुनकर नैना को उस रिसेप्शनिस्ट पर तेज गुस्सा आ जाता है। वो अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं शौर्य सिंह ओबरॉय की होने वाली वाइफ हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। नैना ने रिसेप्शनिस्ट को गुस्से से घूरा और बिना किसी परवाह के शौर्य के केबिन की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि इस एम्बिशियस लड़की से पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। रिसेप्शनिस्ट ने सिर झुका लिया। जैसे ही नैना शौर्य के केबिन की तरफ बढ़ी, ऑफिस के स्टाफ की नजरें उस पर टिक गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, देखो ये फिर आ गई शौर्य सर को परेशान करने। अलविना मैम से कितनी अलग है, वो तो इतनी विनम्र थी। नैना ने इन कमेंट्स को सुना और उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये छोटे लोग मुझे जज करने की हिम्मत कैसे करते हैं। तभी शौर्य की असिस्टेंट उसके सामने आकर खड़ी हो गई और नैना को रोकते हुए बोली, नैना, शौर्य सर अभी बिजी हैं, आप उनके केबिन में नहीं जा सकती। नैना ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? असिस्टेंट ने डट कर जवाब दिया, जी पता है, आप वही हैं जो हमेशा शौर्य सर को परेशान करती है। अलविना मैम कभी ऐसा नहीं करती थी। अलविना का नाम सुनते ही नैना का खून खौल गया। उसने गुस्से में कहा, अलविना अब इस ऑफिस का हिस्सा नहीं है और जल्द ही तुम सबको पता चल जाएगा कि असली मालकिन कौन है। आज से पहले नैना की इस तरह घनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। उसे अब बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। उधर मेंटल असाइलम में स्टाफ के कुछ लोग अलविना को बेहोशी की हालत में उसके कमरे में छोड़ गए। जोया तुरंत उसके पास पहुंची और उसे अपनी बाहों में भर लिया और रोती हुई बोली, अलविना, अलविना, होश में आओ प्लीज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जेली फेस वाली औरत भी वहीं खड़ी थी जिसने पहले अलविना की जान बचाई थी। अलविना की नाक से खून बह रहा था और वो पूरी तरह से कमजोर और थकी हुई लग रही थी। 2 घंटे के बाद अलविना को होश आता है। अलविना ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया, जहाँ जोया और वो रहस्यमयी औरत उसके पास ही बैठी थी। जोया खुशी से चिढ़ती हुई बोली, अलवी, तुम होश में आ गई, माय गॉड। जोया ने उसे जोर से गले लगा लिया। वो औरत चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर थोड़े सीरियस एक्सप्रेशंस थे। जोया ने डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना ये जगह खतरनाक है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अलविना ने कमजोर और कपकपाते हुए जवाब दिया, जोया, मैं अब और नहीं भागने चाहती। अगर ये लोग मुझे मार भी दें तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इस बार काफी देर से खामोश बैठी वो औरत हैरान होकर बोली, ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं? और ऐसा क्यों? कौन है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? अलविना ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उन्हें इसके लिए पैसे मिले हैं, मेरी ऐसी हालत करने के लिए। ये सुनते ही वो औरत और भी चौंक गई और बोली, तुम्हारी जिंदगी की कहानी क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी, तुम्हें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए, वरना तुम दोनों के लिए मौत पक्की है। ये बोलकर वो औरत जैसे ही जाने लगती है कि तभी जोया बोल पड़ती है, हम दोनों? पर ये लोग तो सिर्फ अलविना के पीछे पड़े हैं ना? जोया ने आश्चर्य से पूछा था। तभी वो औरत मुड़ी और उन्हें सीरियस होकर देखते हुए बोली, मैं तुम दोनों की नहीं, इन दोनों की बात कर रही हूँ। अलविना और जोया एक दूसरे को कंफ्यूज निगाहों से देखने लगी। उस औरत की बात सुनकर अलविना और जोया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अलविना के अलावा वो किस दूसरे इंसान के बारे में बात कर रही है। अलविना ने उस औरत से पूछा, मेरे अलावा यहाँ दूसरा कौन है? आप किसकी बात कर रही हैं? वो औरत अलविना के पास आई और धीरे से बोली, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की बात कर रही हूँ जो इस वक्त तुम्हारे पेट में पल रहा है। क्या बच्चा? और मेरे पेट में? ये बोलकर अलविना की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और साथ ही साथ जोया की भी। जोया का मुंह खोला का खुला रह गया। उस औरत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम प्रेग्नेंट हो अलविना? अलविना ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, ये नहीं हो सकता। जोया ने उसका हाथ थाम लिया और बोली,
अलविना, ये सच है और हमें यहाँ से निकलना ही होगा क्योंकि तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है। अलविना ने आंखें मूंद ली। उसके मन में अब एक ही बात बार बार दिमाग में गूंज रही थी। शौर्य, तुमने मेरे साथ क्या किया? अब मैं क्या करूंगी? क्या सच में अलविना प्रेग्नेंट है? तब वो और जोया इस पागल खाने से भाग पाएंगी? क्या नैना शौर्य के केबिन से कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाएगी? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। शौर्य की ब्लैक मर्सिडीज बेंज ओबरॉय कॉर्पोरेट टावर के ग्लास फेस्ड एंट्रेंस पर रुकी। गार्ड तुरंत दौड़कर दरवाजा खोलता है। शौर्य सिंह ओबरॉय अपनी पूरी कॉर्पोरेट ऑरा के साथ कार से उतरता है। शार्प टेलर ब्लैक सूट, रे-बैन एविएटर चश्मा और उस चेहरे पर जिसे पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। ऑफिस लॉबी में प्रवेश करते ही सारी महिला स्टाफ की नजरें उस पर टिक जाती हैं। रिसेप्शनिस्ट उसे रोककर कुछ बताना चाहती है, पर एक मिनट, लेकिन शौर्य कुछ सुनने से पहले ही एलिवेटर की तरफ बढ़ चुका होता है। शौर्य अपने केबिन का दरवाजा खोलता है और अंदर की तरफ कदम रखता है। तभी उसकी नजर सोफे पर सोई हुई नैना पर पड़ती है। उसकी भौहें तन जाती हैं। वो नैना के पास जाकर उसे हल्का झटका देता है। नैना, क्या कर रही हो यहाँ तुम? नैना की आंखें खुलती है और वो तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, शौर्य तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। शौर्य का चेहरा गंभीर होते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो भी मेरे केबिन में? मेरी गैर हाजिरी में मेरे केबिन में किसी को आने की इजाजत नहीं है। क्या रिसेप्शनिस्ट ने तुम्हें बताया नहीं? शौर्य की बात सुनकर नैना अपनी सोफे से खड़े होते हुए बोली, तो मौन शौर्य, मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और ऑफ कोर्स तुम्हारी हर चीज को एक्सप्लोर करने का मेरा पूरा हक है। शौर्य नैना से बोला, नैना मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, ये काम कभी मत करना जो मुझे पसंद नहीं। इस ऑफिस में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल चीज रखी हुई। मेरे और अभय चाचा के अलावा किसी को भी मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आने की इजाजत नहीं। अगली बार ऐसी हिम्मत मत करना, वरना तुम जानती हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। शौर्य की गुस्से भरी आवाज सुनकर एक पल के लिए तो नैना सहम जाती है और वो घबराते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। शौर्य अपना ब्लेजर उतारकर सोफे पर फेंकता है। उसकी टाइट व्हाइट शर्ट से उभरी मसल्स पर नैना की नजर अटक जाती है। वो नैना की तरफ बिना देखे हुए बोला, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया था जो तुम्हें यहाँ मेरे ऑफिस में आना पड़ा? नैना ने शौर्य को पीछे से हक करते हुए बोला, तुम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? अगले हफ्ते हमारी शादी है, तुमने अभी तक शॉपिंग भी पूरी नहीं की, आज चलोगे मेरे साथ? शादी का जिक्र होते ही शौर्य की जबड़े की मांसपेशियां तन जाती हैं। वो नैना के हाथों को जोर से पकड़कर अपने से अलग करते हुए बोला, अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो जी भर के करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं शॉपिंग में तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे पास इतना फालतू का वक्त तो है नहीं, बहुत सारे काम करने होते हैं मुझे। शौर्य की बात सुनकर नैना का चेहरा उतर जाता है। वो आंखों में आंसू लिए बोली, क्या हमारी शादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये काम तुम्हारे लिए? एक हफ्ते बाद हमारी शादी होने वाली है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। मैंने कभी तुम्हारे काम में दखलंदाजी नहीं दी, लेकिन कभी तो तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए ना। क्या तुम्हारे लिए मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स कोई मैटर नहीं करती? शौर्य की नजरें खिड़की के बाहर टकराती हैं। एक पल के लिए उसके चेहरे पर कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, फिर वो नॉर्मल होते हुए बोला, देखो नैना, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मेरे लिए मेरे काम, मेरी कंपनी, मेरे बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए पूरा शॉपिंग मॉल खरीद सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं दे सकता। नैना के होंठ कांप जाते हैं। वो शौर्य के डेस्क पर रखे फोटो फ्रेम की तरफ इशारा करती है जिसमें अलविना की तस्वीर है। पर तुम उसके लिए वक्त निकाल लेते थे ना, हर संडे डेट पर जाते थे, क्या वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तुम्हारी लाइफ में? शौर्य के चेहरे का रंग अचानक सुर्ख हो जाता है। उसकी नसें गर्दन पर उभर आती हैं। मोतियां इतनी जोर से बह जाती हैं कि नाखून हथेलियों में घुसने लगते हैं। वो गुस्से में बोला, हरगिज़ नहीं, आइंदा कभी मेरे सामने उसका नाम मत लेना, वरना मेरे गुस्से को तो तुम झेल नहीं पाओगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि वो लड़की मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। उसके जीने और मरने से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अचानक से शौर्य का अलविना के प्रति नफरत देखकर वो बहुत खुश हुई। वो शौर्य के पास जाकर उसका हाथ थामती हुई बोली, अच्छा बेबी सॉरी, गलती हो गई, आगे से मैं उसका नाम तुम्हारे सामने कभी नहीं लूंगी। शौर्य जोर से सांस छोड़ता है और सोफे पर गिरते हुए बैठ जाता है। नैना मीठी आवाज में कहती है, आज मैं हमारी शादी का लहंगा खरीदने जा रही हूँ, तुम्हारी शेरवानी भी ले लूंगी, बस जब मैं तुम्हें फोटो भेजूंगी तो तुम्हें कौन सा डिजाइन पसंद आया ये तो बता सकते हो। शौर्य अपना लैपटॉप ओपन करता है और बिना किसी रिएक्शन के बोला, ठीक है। उसके बाद नैना वहाँ से चली जाती है। नैना के वहाँ से जाने के बाद शौर्य को बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। उसे अजीब सी घुटन होने लगती है। वो अपनी टाई को लूज कर लेता है ताकि ठीक से सांस ले सके। नैना के जाते ही शौर्य अपनी टाई ढीली करता है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अलविना का नाम सुनते ही उसके दिमाग में कोर्ट की वो तस्वीर पहुंच जाती है। अलविना की आंखों में आंसू, उसकी कांपती हुई आवाज उसे सुनाई पड़ती है, मैंने तुमसे प्यार किया था शौर्य, सच्चा प्यार, पर बदले में मुझे क्या मिला? शौर्य जोर से डेस्क पर मुक्का मारता है और गुस्से में बोला, अच्छा है कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, वरना पता नहीं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखकर चाकर बैठूंगा। दूसरी तरफ मेंटल असाइलम में अलविना और जोया शॉक्ड होकर उस औरत को देख रही थी। अलविना उस औरत से बोली, ये इम्पॉसिबल है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? वो औरत आंखें मूंदकर सिर हिलाती है और बोलती है, मैं चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि कोई औरत प्रेग्नेंट है या नहीं, और मैं हमेशा सही होती हूँ। अलविना का गला सूख जाता है। उस रात की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो अंधेरा कमरा, उस पर हावी होती अजनबी हाथ, चीखते हुए भी कोई ना सुनने वाला। अलविना उस औरत से बोली, आपको जरूर गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि आपने गलत अनुमान लगाया है। उस औरत ने थोड़ी कंफ्यूजन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? हो सकता है कि तुम्हें इस बात को अभी समझने में वक्त लगे, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। उस औरत का कॉन्फिडेंस देखकर अब कहीं ना कहीं अलविना को भी अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वो ये बात किसी भी कीमत पर नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वो उस औरत से कहती है, मैं कह रही हूँ ना, आपको जरूर कोई वहम हुआ है। अलविना को इतना कॉन्फिडेंट होता देख वो औरत अंदर से सहम जाती है और ना चाहते हुए भी बोल पड़ी, हाँ शायद हो सकता है मुझे ही गलतफहमी हुई हो, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं कि मेरी बात झूठी साबित हुई हो। ये बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, लेकिन अलविना को बहुत बड़ी टेंशन में डाल जाती है। तो ये सीरियस होते हुए बोली, क्या हुआ अलविना, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? जोया की बात सुनकर अलविना ने कहा, अगर इस औरत की बात सच हुई तो, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो? अलविना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे उस रात की बात याद आने लगती है जब शौर्य ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुमकिन है कि वो औरत जो बोल कर गई है उसकी बातों में कुछ सच्चाई निकल आए। जोया अलविना से बोली, अलविना मेरे पास एक आइडिया है, इससे पता लग जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं। जोया की बात सुनकर अलविना ने चौंकते हुए कहा,
इज इट पॉसिबल? बट हाउ? जोया ने अलविना के कंधों को थपथपाया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनने के बाद अलविना की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। अलविना चौंकते हुए बोली, व्हाट? मगर ये कैसे हो सकता है? जोया बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसका इंतजाम कर दूंगी। यहाँ पर एक स्टाफ से मेरी अच्छी खासी बातचीत है, मैं उससे कहकर बाहर से तुम्हारे लिए वो किट मंगवा सकती हूँ। जोया की बात सुनते ही अलविना उसके गले से लग जाती है। कहीं ना कहीं अलविना को अब काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवालों ने उठापटक करना शुरू कर दिया था। क्या होगा अगर वो वाकई में प्रेग्नेंट निकली? आखिर क्या करेगी वो इस बच्चे के साथ? अगर वो सच में प्रेग्नेंट निकली तो इस बच्चे को बाप का नाम कौन देगा? अगली सुबह जोया टेंशन के मारे अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। वो अलविना का इंतजार कर रही थी क्योंकि अलविना बाथरूम में गई हुई थी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। अचानक थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा खुलता है और अलविना कमरे के अंदर आती है। उसका चेहरा एकदम बर्फ की तरह सफेद पड़ चुका था और उसके हाथ में प्रेगनेंसी चेक करने वाली किट थी। जोया ने जैसे ही अलविना को बाहर आते देखा, वो एक्साइटेड होकर बोली, क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? अलविना की कांपती उंगलियां प्रेगनेंसी किट को जोया के हाथों में छोड़ देती हैं। 2 लाल रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। जोया की उसे देखते ही चीख निकल गई, पॉजिटिव? ओह माय गॉड! अलविना, ये क्या हुआ? अलविना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से बिस्तर पर बैठ जाती है। ये बच्चा शौर्य का है या उस राक्षस का? मैं क्या करूंगी जोया, मैं तो खुद को नहीं संभाल पा रही। इस बार अलविना ने अपनी आंखों से आंसू पोंछा और अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, बस बहुत हुए सबके ड्रामे। फाइनली मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं इस बच्चे का क्या करूंगी। ये सुनते ही जोया ने कांपती हुई आवाज में कहा, अलविना देखो, तुम्हारे घबराने से काम नहीं चलेगा। तुम प्रेग्नेंट हो और एक नई जिंदगी तुम्हारे कोख में पल रही है। अब तुम जो भी फैसला लोगी जरा सोच समझ कर ही लेना। क्या अलविना इस बच्चे को रखेगी या गुपचुप अबॉर्शन करवा लेगी? शौर्य को कैसे पता चलेगा कि वो अलविना के बच्चे का बाप बनने वाला है? नैना कब तक इस राज को छिपा पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। मेंटल असाइलम के एक डॉक्टर का चश्मा उतरते उतरते रह गया। उनकी आंखें ऐसे फैल गई जैसे किसी ने अचानक उन्हें बिजली का झटका दिया हो। डॉक्टर चौंकते हुए बोला, क्या वो लड़की प्रेग्नेंट है? तुम सच कह रहे हो? वार्ड बॉय ने गर्दन झुकाते हुए कंफर्मेशन देते हुए कहा, जी सर, मैंने अपने कानों से सुना है। वो बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट करने गई थी। उसकी रूममेट को भी पता चल गया है। डॉक्टर कुर्सी पर धंसते हुए सिर पकड़ लेता है और शॉक्ड होता हुआ बोला, अनबिलीवेबल! जितना टॉर्चर हमने उस लड़की को दिया है उस हिसाब से तो उसका मिसकैरेज हो जाना चाहिए था। ये कैसे संभव है? वार्ड बॉय चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर फोन उठाता है और एक नंबर डायल करने लगा। शायद वो डॉक्टर अब आगे का प्लान बना रहा था। अलविना और जोया बिस्तर पर सहमी हुई बैठी थी। अलविना की उंगलियां अपने पेट पर ट्रेंबल कर रही थी। जोया ने धीरे से पूछा, अब तुम क्या करोगी? इस बच्चे को रखोगी ना? जोया की बात सुनकर अलविना की आंखों से आंसू टपक जाता है। वो जोया से बोली, मैं इसे झुठला नहीं सकती जोया, चाहे मुझे न पता हो कि इसका बाप कौन है, पर ये मेरा बच्चा है, मेरा खून, मेरा अंश, ये मेरे पेट में पल रहा है। ये कहते ही अलविना अपने पेट पर हाथ रख लेती है जहाँ पर एक नन्ही सी जान पल रही थी। जोया ने अलविना के कंधे पर हाथ रख के उसे हौसला देते हुए कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, अगर ये चलता रहा तो क्या तुम बच पाओगी? क्या ये बच्चा बच पाएगा? जोया की बात सुनकर अचानक अलविना के चेहरे पर चिंता और डर के मिले जुले भाव आ जाते हैं। वो घबराती हुई बोली, नहीं, मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, कुछ नहीं होगा उसे। जोया ने अलविना की ओर देखा। उस नन्ही सी जान के लिए अलविना की आंखों में जो जुनून था वो किसी माँ का ही हो सकता था। अब जोया भी भगवान से यही दुआ कर रही थी कि अलविना को और उस बच्चे को कुछ भी ना हो। उधर नैना एक विशाल सोफे पर राजकुमारी की तरह पांव फैलाकर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक क्रिस्टल ग्लास में कोल्ड ड्रिंक थी और सामने पूरा स्टाफ उसके सामने ड्रेसेस और ज्वेलरी के बक्से लिए खड़ा था। नैना ने नाक से कोड़ते हुए कहा, इनमें से कुछ खास नहीं है, मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने आई। मुझे सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे महंगे डिजाइन चाहिए। मैनेजर पसीना पोंछता हुआ स्टाफ को साइड में ले गया और अपने स्टाफ से बोला, माल का बेस्ट कलेक्शन लाओ। अगर मैडम को कुछ पसंद नहीं आया तो मिस्टर ओबरॉय हम सबकी नौकरियां उड़ा देंगे। ये उनकी होने वाली पत्नी है। स्टाफ में हड़कंप मच गया। एक कर्मचारी को सुसाया, पर सर वो राधिका डिजाइनर्स वाला लहंगा जो 25 लाख का है। मैनेजर ने सिर हिलाया, हाँ वही लाओ, और हीरो वाला ज्वेलरी सेट भी। तभी स्टाफ सदस्य समझ जाते हैं और तुरंत अपने अपने काम में जुट जाते हैं। कुछ ही देर में हीरे मोतियों से जड़ा एक अत्यंत खूबसूरत डिजाइनर लहंगा, जिस पर हीरे, सोना, चांदी और मोतियों की बारीक कढ़ाई की गई थी, नैना के सामने प्रेजेंट किया जाता है। लहंगे को देखते ही नैना की आंखें चमक उठती हैं और वो हैरानी से कुर्सी से उठ खड़ी होती है और बोलती है, ओह माय गॉड, ये लहंगा तो बेहद खूबसूरत है। फिर अचानक उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वो मैनेजर की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए चिल्ला कर बोली, अगर आप लोगों के पास इतना सुंदर लहंगा था तो अब तक मुझे ये बेकार की चीजें क्यों दिखाई जा रही थी? क्या पहले ही इसे मेरे सामने नहीं ला सकते थे? बेवजह मेरा कीमती टाइम वेस्ट किया। क्या आपको पता भी है मेरा एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है? मुझे शादी की कितनी शॉपिंग करनी है और आप लोग यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हैं। नैना का गुस्सा देखकर मैनेजर घबराकर माफी मांगता है, आई एम सॉरी मैडम, दरअसल ये लहंगा अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, इसमें कुछ और काम बाकी है, इसलिए हम इसे पहले नहीं दिखा पाए। नैना मैनेजर से बोली, आई डोंट केयर, इस लहंगे को जल्दी से जल्दी तैयार करवाओ। मेरी शादी में मैं बिल्कुल यही लहंगा पहनूंगी। नैना उस लहंगे के पास आती है और अपने फोन में उस लहंगे की फोटो क्लिक करती है। उसके बाद वो फोटोज शौर्य के पास भेज देती है। इसके बाद वो अपने लहंगे से मैच करते हुए एक महंगी शेरवानी भी चुनती है और उसकी फोटो भी शौर्य को भेज देती है, ये जानने के लिए कि उसे कैसा लगा। लेकिन शौर्य की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, बल्कि उसने उसके मैसेजेस सीन भी नहीं किए होते हैं। नैना का चेहरा फिर गुस्से से लाल हो जाता है और वो खुद से बड़बड़ाई, ये शौर्य मेरे मैसेज सीन क्यों नहीं कर रहा? चलो फोन करके पूछती हूँ। नैना शौर्य को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आ जाती है। कॉलर आईडी देखते ही उसकी भौं तन जाती है। ये मेंटल असाइलम के डॉक्टर का नंबर था। वो चौंकती हुई बोली, डॉक्टर मुझे अभी क्यों फोन कर रहा है? नैना ने फोन उठाते ही झुंझला कर कहा, हाँ बोलो डॉक्टर। डॉक्टर की सावधानी भरी आवाज सुनाई देती है, मैडम उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नैना ने आंखें घुमाते हुए तीखी आवाज में जवाब दिया, डिस्टर्ब तो कर ही चुके हो, अब अगर तुम्हारा कारण जायज नहीं हुआ तो मेरे गुस्से का तुम्हें अंदाजा है ना? डॉक्टर की गंभीरता सुनकर नैना के कान खड़े हो गए। नैना ने टॉन्ट मारते हुए कहा,
कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉर्चर झेलते झेलते मेरी प्यारी बहन पर लोग सुधार गई? अगर हाँ तो ये तो वाकई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए सीरियस होते हुए कहा, नहीं मैडम, बात उससे भी बड़ी है। हमें आज ही पता चला है, इसलिए तुरंत आपको इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया। नैना के चेहरे का भाव भी बदल गया। वो थी नहीं पर धमकी भरी आवाज़ में बोली, ऐसी क्या बात है, जल्दी बताओ। डॉक्टर ने एक पल रुककर कहा, मैडम वो लड़की प्रेग्नेंट है। क्या? नैना का मुंह खोला का खुला रह गया। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कंफर्म करते हुए बोला, जी हाँ, हमें आज टेस्ट में पता चला। मैंने सोचा कि आपको तुरंत बताना चाहिए। साथ ही ये भी पूछना था कि अब आगे क्या करें। अगर इस हालत में उसे टॉर्चर किया गया तो अबॉर्शन हो सकता है। नैना ने गुस्से में दांत पीसते हुए धीमी पर खतरनाक आवाज में कहा, सुनो डॉक्टर, तुम्हें जितनी कीमत दी गई है उससे 4 गुना ज्यादा मिलेगी, लेकिन वो लड़की और उसका बच्चा आज रात के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। मेरी शादी बस कुछ ही दिनों की दूर है और मैं कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करूंगी। डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम हम उसे खत्म तो कर देंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? नैना ने तीखे स्वर में पूछा। डॉक्टर ने समझाया, अगले कुछ दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हॉस्पिटल में कुछ बड़े लोगों का विजिट है। वे डोनेशन और नई इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। वे यहाँ इंस्पेक्शन करेंगे, पूरे हॉस्पिटल की जांच होगी। उस दौरान हम रेस्ट नहीं ले सकते, लेकिन जैसे ही वे चले जाएं उसी रात हम काम पूरा कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग सी धधक उठी और वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक और दिन भी इंतजार नहीं कर सकती। कान खोल के सुन लो, वो लड़की और उसका बच्चा आज ही खत्म हो जाना चाहिए। डॉक्टर ने घबराकर अपनी गर्दन झुकाई। मैडम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम पकड़े गए तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। इसलिए प्लीज बस कुछ दिन हम और वेट कर लेते हैं ना। बस करो। नैना ने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकते हुए गुर्राया। उसकी सांसें तेज हो गई, नाखून हथेली में घुस गए। कुछ पलों के खौफनाक सन्नाटे के बाद उसने अपने आप को कंट्रोल किया और बोली, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो चालाक लड़की इस दौरान कहीं भी भागने की कोशिश करेगी तो तुम्हारी जिंदगी उससे भी बदतर हो जाएगी। उस पर हर पल कड़ी नजर रखो। डॉक्टर ने झूठा भरोसा देते हुए कहा, चिंता ना करें मैडम, ना वो भाग पाएगी ना कोई उसे बचा पाएगा। उसकी मौत यहीं लिखी है, उसके बच्चे के साथ। नैना ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन याद रखो अगर एक भी गलती हुई तो तुम्हारी नौकरी के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर ने घबराकर हाँ में सिर हिलाया और नैना ने गुस्से से फोन काट दिया। फोन काटते ही नैना का शरीर कांप उठा। उसके मन में अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी और वो घबराती हुई बोली, ये कैसे हो सकता है? वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अचानक नैना को कुछ याद आया और उसकी आंखें डर से फैल गई और उसका डर उसकी जुबान से निकल गया। नहीं नहीं, अगर वो बच्चा शौर्य का है, अगर उस बच्चे ने शौर्य को दिल पे गिरा दिया, अगर वो अलविना को वापस ले आया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली, नाखूनों से खून निकल आया और मिस्टीरियस आवाज में बोली, शौर्य सिर्फ मेरा है, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, नहीं आने दूंगी मैं। तुम्हें मरना होगा अलविना, तुम्हें मरना ही होगा। अचानक वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी और कुछ देर बाद खामोश होने के बाद उसने किसी को कॉल किया। फिर वो बोली, अलविना, मैंने तेरी मौत का इंतजाम आज कर दिया है, अब तू क्या तेरी परछाई भी मौत की दुहाई मांगेगी। ये कहने के बाद नैना फिर से जोर जोर से पागलों की तरह हंस पड़ी। आखिर नैना ने किसे कॉल किया था? क्या सच में आज की रात अलविना की जिंदगी की आखिरी रात थी? क्या होगा जब शौर्य को पता चलेगा अलविना की प्रेगनेंसी के बारे में? आखिर क्या मोड़ लेने वाली थी अलविना की जिंदगी? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। अस्पताल के एक निर्जन कमरे में अलविना कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, बार बार उल्टियां हो रही थी, सिर चकरा रहा था। प्रेगनेंसी के लक्षण उसे तोड़ कर रख दिए थे। जोया उसकी एकमात्र सहारा पास बैठी उसके माथे पर ठंडी पानी की पट्टी रख रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। वो रहस्यमयी अधेड़ उम्र की औरत जिसकी याददाश्त जा चुकी थी चुपके से अंदर आई। अलविना ने उसे देखकर टूटी फूटी आवाज में कहा, आंटी आप यहाँ? औरत ने टेंस्ड होते हुए अलविना को देखा और बोली, बेटा तुम्हारी हालत अजीब क्यों लग रही है? कैसी हो तुम? अलविना ने आंखें मूंदते हुए जवाब दिया, कुछ ठीक नहीं, खाने की गंध भी बर्दाश्त नहीं हो रही, बस लगातार उल्टियाँ, फिर घूम रहा है। ये सब कब खत्म होगा समझ नहीं आ रहा। जोया ने आंटी की तरफ देखकर डरी हुई आवाज में कहा, बस जबरदस्ती थोड़ा पानी पी पाती है, वो भी उल्टी हो जाती है, ऐसे तो बच्चा जिंदा नहीं बच पाएगा। उस औरत ने भी जोया की तरफ देखा और बहुत टेंस्ड होते हुए कहा, प्रेगनेंसी में ये सब होना आम बात है, लेकिन तुम खाना मत छोड़ना और जितना हो सके अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद उस औरत को कुछ याद आया और इस बार वो कांपते हुए बोली, कहीं वो लोग तुम्हें फिर से उस कमरे में तो नहीं ले गए थे? वो औरत उस कमरे की बात कर रही थी जहाँ पर अलविना को बिजली के शॉक दिए जाते थे। उस कमरे का जिक्र आते ही अलविना का शरीर सिहर उठा। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं अभी तक नहीं, बाहर से कुछ इंस्पेक्टर आए हैं, पूरे हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आज वो लोग जाने वाले हैं, तो शायद उनके जाने के बाद वो कुछ ट्राई करें। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जोया और आंटी की आंखों में भय छा गया। आंटी ने अलविना का हाथ थाम लिया और बोली, सुनो बेटा, अगर उन्होंने तुम्हें फिर से उस कमरे में ले जाने की कोशिश की तो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का दोनों की जिंदगी जा सकती है। ये कहते हुए उसकी आवाज चोक हो गई। इस बार जोया ने अलविना का हाथ थाम लिया और फिर बोली, ये लोग राक्षस हैं, इतनी बेरहमी, इतनी निर्दयता। अगर अलविना यहाँ रही तो पता नहीं इसके और इसके बच्चे के साथ क्या करेंगे। अलविना ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इस नन्ही सी जान, यही अब उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। उसने धीरे से कहा, मैं इसे बचाऊंगी, मुझे इसे बचाना ही होगा, कुछ भी करके। अलविना को अपनी जान की अब कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब अपने पेट में पल रहे बच्चे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। अब तक उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो जीने की सारी उम्मीद हार चुकी थी। वो खुद से बड़बड़ाई, शौर्य अगर मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शौर्य का तो ख्याल जहन में आते ही अलविना के सारे दर्द जाग उठते हैं और तभी उसकी नजर बिस्तर के पास पड़े वो शादी के कार्ड पर पड़ी। शौर्य सिंह ओबरॉय और नैना का विवाह समारोह, आज की तारीख। एक झटके में सारे दर्द फिर से जाग उठे। शौर्य, उसका शौर्य आज किसी और के साथ जीवन बिताने की कसमें खा रहा होगा और यहाँ अलविना अपने और अपने बच्चे की जिंदगी के लिए छटपटा रही है।
शहर के सबसे आलीशान बंगले में चहल पहल थी। फूलों की खुशबू, शहनाइयों की रोशनी, संगीत की मधुर धुनें, सब कुछ परफेक्ट था। क्योंकि आज शौर्य सिंह ओबेरॉय की शादी जो थी, नैना अपनी ड्रेसिंग रूम में बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। उसने लाल सोने का लहंगा पहना हुआ था जिस पर हजारों हीरे टिमटिमा रहे थे। नैना के ड्रेसिंग रूम में 4-5 शहर के टॉप मेकअप आर्टिस्ट उसके चेहरे पर जादू कर रहे थे। हर स्ट्रोक, हर ब्रश उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। लेकिन नैना का चेहरा इरिटेशन से भरा हुआ था। नैना अपने फोन को फिर से डायल करते हुए गुस्से में बोली, मॉम कहाँ फंस गई? आज उनकी अपनी बेटी की शादी है और वो अभी तक नहीं आई। वो बार बार फोन मिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फोन मिल नहीं रहा था। तो वो फ्रस्ट्रेशन में फोन को टेबल पर पटकते हुए बोली, ये कोई फोन भी नहीं मिल रहा है। आज मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो मेरे पास नहीं है। एक चमकदार ब्लैक बैंटले गेट पर रुकी। कार से एक स्टाइलिश अधेड़ उम्र की औरत बाहर निकली। बड़े बड़े डिजाइनर ग्लासेस, चेहरे पर भारी मेकअप और हाथों में चमकती हुई हीरे की अंगूठियां। उसके पर्स से लेकर जूतों तक हर चीज चिल्ला चिल्ला कर उसकी अमीरी का ऐलान कर रही थी। उसने ठंडी नजरों से मेंशन को देखा, नाक हवा में ऊंची करते हुए, फिर अपना डिजाइनर पर्स कंधे पर टांग कर अंदर की ओर बढ़ी। अंदर का नजारा और भी शानदार था। क्रिस्टल के झूमर, फ्रेश फ्लावर्स और हर कोने में चमकती लाइट्स। उसकी आंखों में एक पल के लिए ईर्ष्या झलकी, लेकिन फिर वो अपने चेहरे को बिल्कुल ब्लैंक करके एक नौकर को रोक कर बोली, एक्सक्यूज मी, ये नैना श्रीवास्तव का ड्रेसिंग रूम कहाँ है? नौकर ने झुककर जवाब दिया, सीढ़ियों से ऊपर बाएं तरफ तीसरा कमरा मैडम। वो औरत सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी अचानक अभय ऊपर से नीचे आता दिखाई दिया। अभय को देखकर वो औरत अपनी आईब्रोज ऊपर उठाती है और इतराते हुए बोली, मिस्टर अभय सिंह ओबेरॉय। अभय रुककर उस औरत की तरफ देखता है। वो औरत अपना चश्मा निकालकर चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ बोली, हेलो मिस्टर ओबेरॉय, कैसे हैं आप? उस औरत को देखते ही अभय पहचान जाता है और वो बोलता है, ओह हेलो मिस्टर श्रीवास्तव, मैं अच्छा हूँ। वो औरत अपने सिर को एक तरफ झटका देते हुए बोली, गलती हो गई आपसे, मैं मिसेस श्रीवास्तव नहीं, मिसेस मृणालिनी अस्थाना हूँ। मैंने पिछले महीने लंदन के बिजनेस टाइकून ब्रजेश अस्थाना से शादी की है। अभय के चेहरे पर एक सेकंड के लिए मजाकिया भाव आया। वो मन ही मन बुदबुदाया, बेटी की शादी की उम्र में खुद शादी कर रही है, ऐसी माँ ऐसी बेटी, गोल्ड कर। लेकिन बाहर से उसने सिर्फ इतना कहा, माफ कीजिए मिसेस अस्थाना, मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ये बोलकर अभय वहां से चला जाता है। अभय का ऐसा रूखा सा रवैया ना तो नैना को पसंद था और ना ही मृणालिनी को। लेकिन मृणालिनी अभय के रवैये को इग्नोर करती हुई नैना के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तभी दरवाजा खुला और मृणालिनी अंदर आई। नैना ने अपनी माँ को देखते ही झल्ला कर कहा, फाइनली मैं सोच रही थी कि आप मेरी शादी में आएंगी या नहीं। मृणालिनी ने अपनी बेटी को हक करते हुए कहा, तुम्हारी शादी है बेटा, मैं कैसे मिस कर सकती थी। हालांकि ये कहते हुए वो रुक गई और उसने नैना की ज्वेलरी पर नजर डाली। फिर बोली, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें कम ही दिया है, पता नहीं मिस, लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस स्वीटहार्ट, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ये सुनकर नैना का चेहरा खिल जाता है। नैना वाकई में खूबसूरत लग रही थी और लगे भी क्यों ना। उसने जो लहंगा पहना था वो 5 करोड़ का था। उसके ऊपर 8-10 करोड़ के हीरे की ज्वेलरी उसने पहन रखी थी, तो जाहिर सी बात है खूबसूरत तो वो लगनी ही थी। नैना ने अपनी माँ को ऊपर से नीचे तक जज करती नजरों से देखा। उसके होठों पर एक सरकास्टिक मुस्कान तैर गई और बोली, वाह मॉम, आप भी कुछ कम नहीं लग रही हैं, यू लुकिंग फैबुलस, ओह माय गॉड। उसने फेक एक्साइटमेंट से कहा, फिर अचानक सीरियस होते हुए बोली, लेकिन मॉम, मेरे नए डैड आपके साथ मेरी शादी में शामिल होने क्यों नहीं आए? और मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने बिना मुझे बताए शादी कर ली। मृणालिनी ने आंखें घुमाते हुए नैना को बिस्तर पर बैठाया, फिर बोली, ओह स्वीटहार्ट, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। और तुम्हारे डैड बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस टूर पर गए हैं। मृणालिनी ने अपने पर्स से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, फिर बोली, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। मृणालिनी अपने पर्स से एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर नैना को देती है। नैना एक्साइटमेंट में वो बॉक्स खोलती है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ओह माय गॉड मॉम, ये तो रूबी का सेट है, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, थैंक यू सो मच मॉम। मृणालिनी ने मेकअप आर्टिस्ट को बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, नैना ने मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे सुना है नए हस्बैंड के साथ साथ आपको एक बेटा भी मिला है, तो कैसा है मेरा स्टेप ब्रदर? मृणालिनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए और वो नाक सिकोड़ते हुए बोली, हाँ मिला तो है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होती। मैंने कोशिश की उससे रिश्ता बनाने की, लेकिन वो मुझे अपनी फैमिली मेंबर ही नहीं मानता। तभी मृणालिनी ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ छोड़ो, मुझे उसके बाप और उसके बाप के पैसों से मतलब है, ना कि उससे, भाड़ में जाए। नैना ने हल्का सिर हिलाया। फिर मृणालिनी ने एक्साइटमेंट में पूछा, वो सब छोड़ो, तुम बताओ, फाइनली तुम्हें शौर्य सिंह ओबेरॉय मिल ही गया और हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे से भी छुटकारा, कांग्रेचुलेशंस। नैना का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर उठकर उसे लॉक कर दिया। वापस आकर वो माँ के पास बैठी और धीमी आवाज पर साफ आवाज में बोली, मॉम, मुझे आपको अलविना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मृणालिनी ने सिर हिलाया। नैना ने आगे कहा, मॉम, मुझे कुछ दिन पहले ये पता चला दैट ब्लडी बिच वो प्रेग्नेंट है और मुझे डर है कि कहीं वो शौर्य के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट तो नहीं है। क्या? मृणालिनी बिस्तर से एकदम उछलकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें डर और गुस्से से फैल गई और वो आगे बोली, वो प्रेग्नेंट है? इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद तुमने क्या किया? अभी तक उसे ठिकाने नहीं लगाया? नैना ने शांति से जवाब दिया, मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो लोग आज रात ही उसे खत्म कर देंगे। शौर्य को भनक भी नहीं लगेगी। वैसे भी शौर्य को उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नैना की ये बात सुनते ही मृणालिनी बोली, कभी कभी तो तुम ऐसी हरकत कर देती हो कि मुझे शक होने लगता है तुम मेरी बेटी हो भी या नहीं। इतने दिन हो गए और अब तक तुमने उसे ठिकाने नहीं लगाया। इतना कहते ही मृणालिनी खड़ी हो उठी और नैना के कंधे पर हाथ रखते हुए चिंता से बोली, नैना, तुमने अलविना को मारने के लिए डॉक्टर को क्यों बोला? अगर वे लोग उसे मार भी देंगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें अंदाजा भी है अगर शौर्य ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई तो तुम्हारा सारा सच बाहर आ सकता है। अपनी मॉम की बात सुनकर नैना थोड़ी टेंशन में आते हुए बोली, लेकिन मैंने डॉक्टर को बोल दिया है आज रात को ही उसे खत्म कर देंगे। अभी क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए मॉम, इससे वो मर भी जाए और मैं पकड़ी भी ना जाऊं? नैना की बात सुनकर मृणालिनी कुछ देर सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो नैना से बोली, तुम अपनी शादी पर ध्यान दो, ये मामला कैसे निपटाना है ये मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद मृणालिनी ने किसी को कॉल लगाया और किसी को सारा प्लान समझाने के बाद बोली, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि अगर शौर्य को इस बारे में कभी पता चला तो तभी दूसरी तरफ वाले शख्स की आवाज आई,
मैं उतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। अलवेना की मौत एक एक्सीडेंट की तरह दिखेगी। बस कुछ ही घंटों की बात है। हाँ, बेफिक्र होकर नैना की शादी की तैयारी कीजिए। आखिर कौन है वो शख्स जो लेने जा रहा था अलवेना की जान? क्या सच में अलवेना मारी जाएगी? क्या होगा जब शौर्य के सामने आएगी सारी सच्चाई? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। ओबरॉय मेंशन की रोशनियां चमक रही थी, जैसे आकाश के तारों ने जमीन को छू लिया हो। पूरा लॉन फूलों और लाइट से सजा था और मेहमानों की गूंज हर तरफ थी। मंडप तैयार था, दुल्हन तैयार थी, पंडित जी वेदी के पास खड़े थे। सब कुछ परफेक्ट था, सिवाय एक चीज के। दूल्हा अभी तक गायब था। अभय ने दरवाजा खोला। कमरे में धुएं की हल्की परत थी और शौर्य बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी उंगलियों के बीच जलती सिगरेट की लौ उसके उदास चेहरे को रोशन कर रही थी। वो कहीं दूर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। अभय गंभीर आवाज में बोला, नीचे पंडित जी बुला रहे हैं। पूरा ओबरॉय परिवार, सारे मेहमान, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें याद है कि आज तुम्हारी शादी है? शौर्य सिगरेट का कश लेते हुए बिना नजर उठाए बोला, हाँ मुझे पता है, आ रहा हूँ। उसे इतना लापरवाह देख अभय गुस्से में बोला, मेहमान पूछ रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है, तुम्हें अभी तैयार होकर नीचे आना चाहिए। वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। उसकी नजरें शौर्य पर टिक गई। उसकी खोई हुई आंखों में वो दर्द पड़ सकता था जिसे शौर्य कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभय धीमी मगर कठोर आवाज में फिर शौर्य से कहता है, मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में जाकर तुम अपने फैसले पर कभी रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया, उस दिन तुम्हारे पास रोने का भी हक नहीं होगा। ये तुम्हारा चुनाव है शौर्य, किसी और को दोष मत देना। ये बोलकर अभय वहां से चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज ने शौर्य को उसकी सुनसान दुनिया में छोड़ दिया। शौर्य होठों पर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, व्हाट रिग्रेट? सवाल ही नहीं उठता। रिपीट। शौर्य सिंह ओबरॉय अपने लिए हुए फैसले पर कभी रिग्रेट नहीं करता। वो खड़ा हुआ, बिस्तर पर पड़ी शेरवानी उठाई और बाथरूम की तरफ बढ़ गया, जैसे कोई मौत की तरफ कदम बढ़ा रहा हो। नैना बिस्तर पर बैठी थी। उसका भारी भरकम लहंगा, जड़ाऊ जेवर और मेकअप उसे बेचैन कर रहे थे। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब उसे नीचे बुलाया जाएगा, कब उसके शौर्य के साथ फेरे होंगे और वो पूरे रीति रिवाज से शौर्य की पत्नी बन जाएगी। नैना इस भारी लहंगे और ज्वेलरी में काफी ज्यादा इरिटेट फील कर रही थी। नैना ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, बस कुछ ही देर नैना, थोड़ा और सहन कर लो, फिर तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज रात हमारी सुहाग रात होगी। उसके होठों पर एक शैतानी सी मुस्कान फैल गई, लेकिन फिर उसका चेहरा तन गया और बोली कि मॉम कहाँ गई है? यहाँ मेरी शादी है, मेरे साथ होने की बजाय मुझे हिम्मत देने की बजाय पता नहीं कहाँ गायब है। तभी दरवाजा खुला। मृणालिनी अंदर आई। उसकी चाल में अकड़, चेहरे पर अहंकार और आंखों में वही ठंडक जो नैना को विरासत में मिली थी। नैना ने चिढ़कर कहा, मॉम आप कहाँ थी? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मृणालिनी बोली, तेरे ही काम से गई थी। ये सुनते ही नैना कंफ्यूज होते हुए बोली, मेरा कौन सा काम करने गई थी आप? मृणालिनी ने अपनी आंखें घुमाते हुए एकदम शांति से कहा, उस पागल खाने की मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करने का इंतजाम करने गई थी। नैना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई और वो एक्साइटेड होते हुए बोली, तो लगवा दिया ठिकाने? वैसे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आपने उसका बेहतरीन इंतजाम किया होगा। मृणालिनी ने धीरे से अपनी बेटी के बगल में बैठते हुए कहा। मृणालिनी एक बार जो ठान ले उसे पूरा करके ही दम लेती है। आज के बाद अलवेना श्रीवास्तव का नाम और निशान मिट जाएगा। इतना परफेक्ट प्लान बनाया है कि शौर्य या किसी को भी शक तक नहीं होगा। वो कभी नहीं जान पाएंगे कि उसकी मौत हुई या उसकी प्रेगनेंसी का सच। नैना एक्साइटेड होकर माँ के गले लग गई। ओह मॉम, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो मैं क्या करती? उस नीच ने तो मेरी जिंदगी हराम कर रखी थी। आज फाइनली उसे छुटकारा मिलेगा और मेरी शादी भी डबल सेलिब्रेशन होगा मॉम। मृणालिनी ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, बस तुम खुश रहो बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरी जान। दूसरी तरफ पागल खाने में सारे डॉक्टर तैयार थे, क्योंकि आज उन्हें किसी भी हाल में अलविना का काम तमाम करना था। इसलिए डार्क कॉरिडोर में डॉक्टर का एक ग्रुप गुपचुप बातचीत कर रहा था। हेड डॉक्टर धीमी खतरनाक आवाज में बोला, और इंतजाम हो गया है ना? दूसरे डॉक्टरों ने सिर हिलाया। जी सर, सब तैयार है। हेड डॉक्टर ने कहा, ठीक 1 घंटे बाद उस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक रूम में ले जाना। इस बार इंटेंसिटी मैक्सिमम रखना, ताकि वो और उसका बच्चा दोनों ही एक ही बार में खत्म हो जाए। काम पूरा होने के बाद उसकी लाश को पीछे वाले जंगल में गहरे दफना देना। अगर कभी सवाल हुआ तो कहना वो यहाँ से भाग गई। सभी ने एक साथ अपनी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कमरे के बाहर जली हुई चेहरे वाली बूढ़ी औरत ने सारी बातें सुन ली। उसकी आंखें डर से फैल गई और उसके हाथ कांपने लगे। वो बोली, ये भगवान, ये लोग आज उस बेचारी को मार डालेंगे, मुझे उसे बचाना होगा। वो धीरे धीरे भागी, पागलों के बीच से सरकती हुई, जब तक अलविना और जोया के कमरे तक पहुंच नहीं गई। अलविना बिस्तर पर लेटी थी, जोया उसके सिर को प्यार से सहला रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और वो बूढ़ी औरत सांसों से लड़ती हुई अंदर आ गई। अलविना ने चौंक कर कहा, आंटी क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? जोया टेंशन में बोली, आप ठीक तो है ना? बूढ़ी औरत ने डर से कांपती आवाज में कहा, बेटी तुम्हें अभी भाग जाना चाहिए। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ। अलविना और जोया एक दूसरे को देख रही थी, उनकी जान खतरे में थी। जोया उस औरत से बोली, आंटी बात क्या है, हमें पूरी बात बताइए। उस बूढ़ी औरत ने सांसों पर काबू पाते हुए दोनों को बताया, मैंने डॉक्टरों की बात सुनी, वे तुम्हें अगले 1 घंटे में इलेक्ट्रिक शॉक रूम में ले जाने वाले हैं। इस बार वे इतना तेज करंट देंगे कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों वही दम तोड़ देंगे और फिर तुम्हारी लाश को पीछे वाली जमीन में दफना देंगे। अगर कभी कोई पूछेगा तो वो इतना बोलेंगे कि अलविना पागल खाने से भाग गई है। उस औरत की बात सुनकर जोया और अलविना दोनों की आंखें फट जाती हैं। अलविना के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं और उसका शरीर एकदम से कंपने लगता है। ये लोग मुझे, मेरे बच्चे को मारने वाले हैं, वो भी बस 1 घंटे में। उसकी आवाज कांपने लगती है। इस वक्त उसे अपनी मौत से ज्यादा अपने आने वाली संतान के बारे में बहस बता रहा था। जोया ने उसे थाम लिया। अलविना संभालो अपने आप को, ये वक्त होश खोने का नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अलविना ने आंसू भरी आंखों से देखा, फिर बोली, लेकिन कैसे? वे हमें भागने नहीं देंगे। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ थामा। बेटी, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, हिम्मत रखो। वो औरत अलविना को हिम्मत देते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानती हूँ। अब हमें बिना किसी देरी के किसी भी तरह वो रास्ते तक पहुँचना होगा।
सिर्फ तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनते ही जोया फटाफट अपना सिर हिला देती है। ठीक है चलो, कहाँ चलना है? मैं यहाँ से निकलने का रास्ता जानती हूँ, मैं भी चलना होगा। तीनों डॉक्टरों और वार्ड बॉय से बचते हुए किसी तरह से मेंटल असाइलम के अंधेरे कॉरिडोर में छिपकर कदम बढ़ाए। एक पल खतरा था, एक भी आवाज और सब खत्म। अंत में वे गुप्त दरवाजे तक पहुंचे। अलविना जोया से बोली, ये कौन सी जगह है कि मैंने पहले कभी नहीं देखी? जोया ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ये यहाँ का सीक्रेट जगह है। इस दरवाजे के पीछे एक छोटी सी गुफा है, हम वहाँ से मेंटल असाइलम के बाहर निकल सकते हैं। अलविना मायूसी से बोली, लेकिन हम इस दरवाजे को कैसे खोलेंगे? ये सुनकर जोया हल्की मुस्कान के साथ बोली, वो बस तुम मुझ पर छोड़ दो, इन सभी चीजों में मैं एक्सपर्ट हूँ। जोया एक लोहे का पतला सा तार निकालती है और उसे दरवाजे में फंसाकर कुछ सेकंड तक उसे हिलाती है। उसके बाद एक कट की आवाज आती है और दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर तीनों की आंखों में चमक आ जाती है। वो तीनों दरवाजे से बाहर निकलते हैं और एक गुफा में एंट्री करते हैं। तीनों ने गुफा में प्रवेश किया। अंधेरा, नमी और सांस लेने में तकलीफ, लेकिन डर नहीं। डॉक्टर अलविना को लेने के लिए जैसे ही उसके कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखकर शॉक्ड है कि अलविना वहाँ मौजूद ही नहीं थी। है डॉक्टर गुस्से से चीखते हुए बोला, ये लड़की कहाँ चली गई? और उसके साथ वो दूसरी लड़की भी, वो कहाँ गई? लगता है भाग गई। पूरे मेंटल असाइलम में ढूंढो, कहाँ गए हैं? अगर वो यहाँ से बाहर निकल गए तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सभी वार्ड बॉयज और डॉक्टर पूरे अस्पताल में छानबीन करने लगे। कोना कोना खंगाला जाने लगा। इधर अलविना, जोया और बूढ़ी औरत गुफा के अंधेरे रास्ते से रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। अलविना का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जोया खुद से फुसफुसाते हुए बोली, थोड़ा और, बस थोड़ा और आगे। थोड़ी देर बाद गुफा के दूसरे छोर से बाहर निकलते ही अलविना हांफने लगी। उसने जोरों से सांस ली, मानो जिंदगी की पहली सांस हो। जोया अलविना से बोली, चलो अब हमें यहाँ से भागना होगा, कहीं कोई गुफा से होता हुआ हम तक पहुंच गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अलविना अपना सिर हिला देती है और वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ती हैं। वो तीनों कुछ ही कदम चली थी कि तभी अचानक एक जोर से धमाका होता है। पूरी जमीन हिल गई। आवाज इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फटने लगे। तीनों मुड़कर देखती हैं। पूरा मेंटल असाइलम आग के गोले में तब्दील हो चुका था। इमारत के मलबे हवा में उड़ रहे थे। धुआं आसमान को छू रहा था। धमाका इतना जबरदस्त हुआ था कि तीनों पत्थर की तरह वहीं जम गई। अलविना ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, ये क्या हुआ? बूढ़ी औरत डर से कांपते हुए बोली, वो सब सबूत मिटा देना चाहते हैं, हमें और अपने गुनाहों को। जोया गंभीर होते हुए बोली, कोई नहीं चाहता कि हम जिंदा बचे या इस जगह का कोई रहस्य बाहर आए। अलविना ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसका बच्चा अभी सेफ था। जोया ने दूसरे जंगल की ओर इशारा किया और बोली, चलो अब हमारे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तीनों जलते हुए नर्क से दूर अंधेरी रात में खो जाती हैं। क्या अलविना और जोया सच में सेफ हैं? आखिर किसने मेंटल असाइलम को उड़वाया? और क्या शौर्य को सच पता चल पाएगा? मृणालिनी और नैना की चालों से कैसे बचा पाएगी अलविना खुद को? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।